नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले अध्याय में मिलते हैं। धन्यवाद। चैप्टर 41-50। कमरे में लिन फेंग अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अपनी काली आत्मा को मुक्त कर दिया था और अपने चारों ओर एकत्रित ची ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस अवस्था में उनकी श्रवण शक्ति सामान्य साधकों से कहीं अधिक थी। यदि वे चाहते तो रेस्तरां में हो रही बातें भी सुन सकते थे। यह उनकी एकाग्रता और उनकी काली आत्मा के कारण था जो उनकी सभी इंद्रियों को तीव्र कर रही थी। आकाश और पृथ्वी की ची ऊर्जा निरंतर लिन फेंग के शरीर में प्रवेश कर रही थी। एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। ची ऊर्जा एक तेज हवा की तरह महसूस हो रही थी जो किसी भी क्षण तूफान में बदल सकती थी। यह उनकी ची ऊर्जा थी जो 9वीं ची परत के शिखर तक मजबूत हो रही थी। वह उस बाधा को पार करने और अपने भीतर एक बार फिर शक्ति का प्रवाह महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि लिन फेंग लिंची स्तर तक पहुंच सके। वह अपने कौशल और तकनीक से विरोधियों को पहले से कहीं अधिक आसानी से मार सकेगा, यहां तक कि वह 9वें ची स्तर के शिष्य को भी बिना किसी को पता चले मार सकता था। उसी क्षण बाहर कुछ साए सराय की ओर आ रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सीधे सराय की ओर बढ़ रहे थे। समूह ने तुरंत अविश्वसनीय फुर्ती का उपयोग करते हुए सराय में प्रवेश किया, जिससे वे भीड़ में भूतों की तरह चल रहे थे। उन सभी के पास बैल के सींगों से बना धनुष था। इन धनुषों की शक्ति असाधारण थी। ची स्तर के साधक इन बैल के सींगों से बने धनुषों का उपयोग करके अपार शक्ति प्राप्त करते थे। वह कमरा नंबर 2 में है। उसे परेशान न करना ही बेहतर होगा। इससे बहुत परेशानी होगी। चलो इसे जितना हो सके चुपचाप निपटाते हैं, समूह के बाहर खड़े एक साए ने कहा। उस साए के हाथ में पंखों वाला पंखा था। वे सभी तेजी से कमरा नंबर 2 की ओर बढ़े। सराय में किसी ने भी उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही क्षणों बाद कमरा नंबर 2 के दरवाजे के सामने लगभग 10 परछाइयां प्रकट हुई। वे बेहद फुर्तीली और आकर्षक थीं। उनकी हरकतों से लगभग कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लगभग कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। केवल लिन फेंग ही उन्हें देख पा रहा था, जिसने सराय में उनके आने से पहले ही उन्हें देख लिया था। परछाइयों की शक्ति अलग अलग थी और एक नजर में उनकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव था। शीश शीश शीश। परछाइयों ने अपनी पीठ से धनुष उतारे, फिर जितना संभव हो सके कम आवाज करते हुए उन्होंने धनुष में एक तीर लगाया और धनुष की डोरी को पीछे खींच लिया। आग। पसश पसश पसश। सराय के अंदर लकड़ी को भेदते तीरों की आवाज गूंज उठी, जिससे कई लोग अचानक उस आवाज की ओर आकर्षित हो गए। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह तोड़ दिया और कमरे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लुढ़कने की आवाज आए। चलो चलें, उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा और कमरे में घुसकर ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि अभी अभी क्या हुआ था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। बेहद उच्च गुणवत्ता का लकड़ी का पलंग तीरों से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पलंग पर विभिन्न सामग्रियों से बनी एक मानव आकृति थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 परछाइयां सतर्कता बरतते हुए कमरे में और आगे बढ़ने लगी। अचानक हवा में तलवार के चलने की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक भयानक गर्जना हुई। अंधेरे में केवल निर्मम और रक्तपिपासु आंखें ही परछाइयों की ओर घूरती हुई दिखाई दी। ठंडी चांदी जैसी रोशनी हवा में चमकी। यह एक तलवार थी। गर्जनाएं हवा में गूंज उठी। कमरे के अंदर से 2 भयानक चीखें सुनाई दी। जो 2 परछाइयां पहले कमरे में और अंदर चली गई थीं, वे फिर से दिखाई देने लगी। इस बार वे लाशें थीं जो जमीन पर लुढ़कती हुई समूह की ओर वापस आ रही थीं। जिस क्षण ये लोग सराय में दाखिल हुए, लिन फेंग को पहले से ही पता था कि वे यहाँ हैं। उसने शुरू में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या करने आए हैं। वह अपनी साधना में मग्न था। जब उसने उन्हें अपने कमरे के सामने आते सुना तो वह तुरंत होश में आया और स्थिति को समझ गया। ऐसा लग रहा था कि वे उसे मारने आए हैं। लिन फेंग तीरों से बचने के लिए कमरे के अंदर दरवाजे से दूर दीवार के सहारे छिप गया था। उसने ऐसी दीवार चुनी थी जो सीधी थी ताकि वहां से तीर चलाना असंभव था। बाहर से भी उसे देखना असंभव था। यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वह अंधेरे में छिपकर दुश्मन पर हमला कर सकता था। जब लिन फेंग ने कमरे में घुसे तीर की ताकत और शक्ति देखी तो उसने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा कि उसने उन्हें पहले देख लिया। अगर वह उस सीधी दीवार के पीछे न छिपा होता तो तीरों से उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन अपनी किस्मत पर गौर करते हुए भी लिन फेंग के दिल में हत्या का भाव उमड़ रहा था। उसका शरीर एक घातक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे वह किसी प्राचीन पौराणिक जीव जैसा लग रहा था। इसीलिए उसने तुरंत 2 लोगों को मार डाला। वह अपनी हत्या करने की इच्छा को दबा नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई दानव घात लगाकर बैठा हो। आओ, मेरी तलवार ने अभी तक पर्याप्त खून नहीं चखा है। अंधेरे के भीतर से एक खूनी आवाज आई। लिन फेंग gripped his sword tightly again and suddenly his figure had completely vanished. 2 screams were heard from outside the room. Lin Feng had used his moonlight feather agility to move outside and kill 2 of the assassins who felt safe outside. As the other assassins outside of the room looked at what had just happened with horrified expressions, Lin Feng used the opportunity to jump out of the window. Chase after him, shouted one of the assassins taking the lead while clearly angry at the situation. Like wild beasts they jumped out of the window, each having a bloodthirsty look on their face. It was a rainy night and it was unnaturally dark as the clouds blocked even the moonlight.
If cultivators didn't have such amazing sight, they would hardly be able to see the road, especially when running at full speed. However, it didn't influence Lin Feng at all. Thanks to his dark spirit, he had amazing senses which were above others at his level. His 5 senses were extremely sharp and acute. He was able to see the road as clearly as he did during the day. The people following him were growing closer and closer with each second. The noise of their feet stamping on the wet ground had filled the air. The group was extremely large for just one person. Whoosh! The arrow flew past Lin Feng with a buzzing sound. Not far from his ear, the air itself was torn apart by the force created from the arrow. The one who just shot that arrow has reached the 9th Chi layer. His power is comparable to that of Liu Fei. They are all far from being weak. Lin Feng thought while a shiver ran down his spine. Liu Fei was at the 9th Chi layer and she was extremely strong. Besides, she also had an extremely strong arrow spirit. Mentioning how strong her arrows were was pointless, it was obvious to anyone who had experienced them. On top of that, those following Lin Feng had a power comparable to that of Liu Fei. They were powerful and very well trained. Lin Feng would have never thought that some people would come to kill him in the middle of the night. Why would they want to take his life? Whoosh, whoosh, another 2 arrows flew past his head. He was less and less convinced that he would be able to keep avoiding the arrows if this continued. Not only were these people extremely strong, but it also seemed that they had received intensive archery training. Their shooting accuracy was extremely high. If there was one flaw in his footwork, if he gave them one opportunity, a single arrow could kill Lin Feng. It won't work this way. If I continue like this, I'll end up exhausted without any strength left and they will be able to finish me easily, thought Lin Feng while avoiding another arrow. He was feeling hopeless. Actually, all these people seemed to be at the 9th Chi layer. Besides, they could use their bows to the point of perfection and they were working with each other in perfect harmony. It even seemed like they were moving in formation. Even if Lin Feng is better at using agility techniques than them, it seems impossible for him to break away from that group of assassins. Lin Feng's feet were splashing in the wet mud and his robes had become covered in a layer of mud. It was still raining heavily like before. Lin Feng's robes were completely soaked. Lin Feng dodged quickly to the side to avoid another arrow. He then suddenly stopped and then turned around in the blink of an eye, revealing his messy appearance. Moonlight Feather Agility. Die. In a flash, not only did Lin Feng stop running away, but he also used his agility technique to go back in the direction of his pursuers. Lin Feng skillfully wielded his sword which flashed in the darkness. Roaring thunder could be heard vibrating through the atmosphere and merging with the heavy rain in perfect harmony. Blood had started to flow onto the ground. The rainwater on the ground was turning red with blood. The shadows that were running towards Lin Feng had been sliced through without consideration. 5 of the assassins had been beheaded by Lin Feng in one smooth strike. The remaining assassins quickly retreated 10 meters. Their careful eyes were staring at Lin Feng. They were still very vigilant. They were all young and since the beginning of the battle, Lin Feng had already killed a large number of them. Lin Feng watched the group's movements through the raindrops. One of those people was wearing a black rain cape and was holding a folding fan in his hand. Na, Lan, Hai. Lin Feng looked at him with an ice-cold glare. That folding fan, that was a fan he remembered, Na Lan Hai's fan. He glanced at all of them, smiled coldly and said, so many outstanding practitioners, only a few clans have such outstanding people in Yangzhou city, but considering how many have come for me, is there really anyone outstanding within such a clan? Na Lan Hai was calmly standing in the middle of the group. When he heard these words, he couldn't help but roar furiously. They all say that Lin Hai, son of the Lin clan, is a piece of trash. The Lin Feng that I know is not a piece of trash. He is a real genius, able to adapt to all sorts of situations. He is also very smart and resourceful. Too bad that. What? Said Lin Feng. Too bad that you are a true genius, but nobody will ever know. Na Lan Hai said with an evil grin, even if you are a genius, it will be of no use once you're dead. With your death, the smudge on Na Lan Feng's reputation will be gone. उदाहरण चिन्ह। तो ना लैन फेंग मुझसे एक छोटी सी घटना की वजह से नफरत करती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी गलतियां बताई। तो उसने यांगझोउ शहर की ताकतवर सेना को मुझे चुपके से पकड़ने और मारने के लिए भेजा है। लिन फेंग के लहजे में साफ तौर पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ये सभी लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, वे साधारण साधक नहीं थे। जब लिन फेंग ने उन्हें फिर से ध्यान से देखा तो वह साफ समझ गया कि वे यांगझोउ शहर की सेनाएं थीं। लेकिन एक बात थी जो लिन फेंग को समझ नहीं आ रही थी। ना लिन फेंग ने ही सबसे पहले उसका अपमान किया था, इसलिए उसने उसे शर्मिंदा किया था। लेकिन क्या उस अपमान के लिए शहर की सेना को बुलाकर उसे मरवाना जायज था? ऐसा लग रहा था कि लिन फेंग ने यह नहीं सोचा था कि ना लिन फेंग अपने रुतबे और ताकत का इस्तेमाल करके उसे चुपके से मरवा देगी। क्या तुम जानते हो कि राजकुमारी ना लिन कितनी सम्मानित और प्रतिष्ठित है? उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनका अपमान करने का अधिकार है? राजकुमारी ना लिन का अपमान करने के लिए तुम्हारी मृत्यु भी पर्याप्त दंड नहीं होगी। ना लिन हाई ने ऊंची आवाज में बेपरवाह लहजे में कहा, मानो उसकी कही हर बात पूरी तरह तर्कसंगत हो। राजकुमारी ना लिन, सम्माननीय और आदरणीय। लिन फेंग मुस्कुराया। भले ही वह यांगझोउ नगर प्रमुख की बेटी थी, लेकिन इससे उसे इतना घमंडी और अभिमानी होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता था। लिन फेंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ना लिन फेंग अपने पिता की शक्ति का दुरुपयोग करके एक छोटी सी दुश्मनी का बदला लेने की हद तक गिर जाएगी। वह लिन फेंग को एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसका स्वभाव भी लिन कियान की तरह ही भ्रष्ट था। तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो शुरू करें। लिन फेंग की काली आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई।
उस आत्मा के भीतर कोई ऊर्जा नहीं थी और न ही कोई आवाज थी। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है। लिन फैंग को हर हमले पर पूरा ध्यान देना था क्योंकि हर हमला जानलेवा था। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। लिन फैंग की काली आत्मा मानो चारों ओर देख रही थी जैसे उसकी अपनी आंखें हों। लिन फैंग अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि अपने पैरों के नीचे की जमीन को भी। उस समय लिन फैंग की इंद्रियों से कुछ भी नहीं बच सकता था। वह हवा में होने वाली हल्की से हल्की हलचल को भी महसूस कर सकता था। वूश, एक तीर लिन फैंग के कान के पास से गुजरा, इतना करीब कि लगभग लग ही गया था। लिन फैंग को जरा भी हैरानी नहीं हुई और उसने बड़ी आसानी से उसे चकमा दे दिया, जिससे तीर चलाने वाला थोड़ा अचंभित रह गया। रात के अंधेरे में उसकी आंखें शांत और घातक थीं। वह किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार को भूल रहा हो। कमरे में लिन फैंग अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अपनी काली आत्मा को मुक्त कर दिया था और अपने चारों ओर एकत्रित ची ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस अवस्था में उनकी श्रवण शक्ति सामान्य साधकों से कहीं अधिक थी। यदि वे चाहते तो रेस्तरां में हो रही बातें भी सुन सकते थे। यह उनकी एकाग्रता और उनकी काली आत्मा के कारण था जो उनकी सभी इंद्रियों को तीव्र कर रही थी। आकाश और पृथ्वी की ची ऊर्जा निरंतर लिन फैंग के शरीर में प्रवेश कर रही थी। एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। ची ऊर्जा एक तेज हवा की तरह महसूस हो रही थी जो किसी भी क्षण तूफान में बदल सकती थी। यह उनकी ची ऊर्जा थी जो 9वीं ची परत के शिखर तक मजबूत हो रही थी। वह उस बाधा को पार करने और अपने भीतर एक बार फिर शक्ति का प्रवाह महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि लिन फैंग लिंची स्तर तक पहुंच सके। वह अपने कौशल और तकनीक से विरोधियों को पहले से कहीं अधिक आसानी से मार सकेगा, यहाँ तक कि वह 9वें स्तर के शिष्य को भी बिना किसी को पता चले मार सकता था। उसी क्षण बाहर कुछ साये सराय की ओर आ रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सीधे सराय की ओर बढ़ रहे थे। समूह ने तुरंत अविश्वसनीय फुर्ती का उपयोग करते हुए सराय में प्रवेश किया, जिससे वे भीड़ में भूतों की तरह चल रहे थे। उन सभी के पास बैल के सींगों से बना धनुष था। इन धनुषों की शक्ति असाधारण थी। ची स्तर के साधक इन बैल के सींगों से बने धनुषों का उपयोग करके अपार शक्ति प्राप्त करते थे। वह कमरा नंबर 2 में है। उसे परेशान न करना ही बेहतर होगा। इससे बहुत परेशानी होगी। चलो इसे जितना हो सके चुपचाप निपटाते हैं, समूह के बाहर खड़े एक साय ने कहा। उस साय के हाथ में पंखों वाला पंखा था। वे सभी तेजी से कमरा नंबर 2 की ओर बढ़े। सराय में किसी ने भी उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही क्षणों बाद कमरा नंबर 2 के दरवाजे के सामने लगभग 10 परछाइयां प्रकट हुई। वे बेहद फुर्तीली और आकर्षक थीं। उनकी हरकतों से लगभग कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लगभग कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। केवल लिन फैंग ही उन्हें देख पा रहा था, जिसने सराय में उनके आने से पहले ही उन्हें देख लिया था। परछाइयों की शक्ति अलग अलग थी और एक नजर में उनकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव था। शीश शीश शीश। परछाइयों ने अपनी पीठ से धनुष उतारे, फिर जितना संभव हो सके कम आवाज करते हुए उन्होंने धनुष में एक तीर लगाया और धनुष की डोरी को पीछे खींच लिया। आग, पसश पसश पसश। सराय के अंदर लकड़ी को भेदते तीरों की आवाज गूंज उठी, जिससे कई लोग अचानक उस आवाज की ओर आकर्षित हो गए। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह तोड़ दिया और कमरे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लुढ़कने की आवाज आई। चलो चलें, उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा और कमरे में घुसकर ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि अभी अभी क्या हुआ था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। बेहद उच्च गुणवत्ता का लकड़ी का पलंग तीरों से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पलंग पर विभिन्न सामग्रियों से बनी एक मानव आकृति थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 परछाइयां सतर्कता बरतते हुए कमरे में और आगे बढ़ने लगी। अचानक हवा में तलवार के चलने की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक भयानक गर्जना हुई। अंधेरे में केवल निर्मम और रक्तपिपासु आंखें ही परछाइयों की ओर घूरती हुई दिखाई दी। ठंडी चांदी जैसी रोशनी हवा में चमकी। यह एक तलवार थी। गर्जनाएं हवा में गूंज उठीं। कमरे के अंदर से 2 भयानक चीखें सुनाई दी। जो 2 परछाइयां पहले कमरे में और अंदर चली गई थीं, वे फिर से दिखाई देने लगी। इस बार वे लाशें थीं जो जमीन पर लुढ़कती हुई समूह की ओर वापस आ रही थीं। जिस क्षण ये लोग सराय में दाखिल हुए, लिन फैंग को पहले से ही पता था कि वे यहाँ हैं। उसने शुरू में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या करने आए हैं। वह अपनी साधना में मग्न था। जब उसने उन्हें अपने कमरे के सामने आते सुना तो वह तुरंत होश में आया और स्थिति को समझ गया। ऐसा लग रहा था कि वे उसे मारने आए हैं। लिन फैंग तीरों से बचने के लिए कमरे के अंदर दरवाजे से दूर दीवार के सहारे छिप गया था। उसने ऐसी दीवार चुनी थी जो सीधी थी ताकि वहां से तीर चलाना असंभव था। बाहर से भी उसे देखना असंभव था। यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वह अंधेरे में छिपकर दुश्मन पर हमला कर सकता था। जब लिन फैंग ने कमरे में घुसे तीर की ताकत और शक्ति देखी तो उसने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा कि उसने उन्हें पहले देख लिया। अगर वह उस सीधी दीवार के पीछे न छिपा होता तो तीरों से उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन अपनी किस्मत पर गौर करते हुए भी लिन फैंग के दिल में हत्या का भाव उमड़ रहा था। उसका शरीर एक घातक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे वह किसी प्राचीन पौराणिक जीव जैसा लग रहा था। इसीलिए उसने तुरंत 2 लोगों को मार डाला। वह अपनी हत्या करने की इच्छा को दबा नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई दानव घात लगाकर बैठा हो। आओ, मेरी तलवार ने अभी तक पर्याप्त खून नहीं चखा है। अंधेरे के भीतर से एक खूनी आवाज आई। लिन फैंग ने अपनी तलवार को फिर से कसकर पकड़ा और अचानक उसका शरीर पूरी तरह गायब हो गया। कमरे के बाहर से 2 चीखें सुनाई दी। लिन फैंग ने अपनी चांदनी पंख जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए बाहर जाकर उन 2 हत्यारों को मार डाला जो बाहर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कमरे के बाहर मौजूद अन्य हत्यारों ने भयावह भावों से इस घटना को देखा और लिन फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर खिड़की से छलांग लगा दी। उसका पीछा करो। स्थिति पर स्पष्ट रूप से क्रोधित होकर आगे बढ़ रहे हत्यारों में से एक ने चिल्लाकर कहा।
जंगली जानवरों की तरह वे खिड़की से कूद पड़े, हर किसी के चेहरे पर खून की प्यास झलक रही थी। बरसात की रात थी और आसमान में असामान्य रूप से अंधेरा था क्योंकि बादलों ने चांदनी को भी ढक रखा था। अगर साधकों की दृष्टि इतनी अद्भुत न होती तो वे सड़क को मुश्किल से ही देख पाते, खासकर जब वे पूरी गति से दौड़ रहे हों। हालांकि इसका लिन फैंग पर कोई असर नहीं पड़ा। अपनी काली आत्मा के कारण उसकी इंद्रियां अपने स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक तीव्र थीं। उसकी पांचों इंद्रियां बेहद तेज और तीक्ष्ण थीं। वह सड़क को उतनी ही स्पष्ट रूप से देख पा रहा था जितना दिन के उजाले में। उसका पीछा करने वाले लोग हर पल उसके करीब आते जा रहे थे। गीली जमीन पर उनके पैरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। एक व्यक्ति के लिए यह समूह बहुत बड़ा था। वूश, तीर लिन फैंग के पास से एक बिनबिनाहट की आवाज के साथ गुजरा। उसके कान के पास ही तीर से उत्पन्न बल के कारण हवा भी चीर उठी। जिसने अभी अभी ये तीर चलाया है वह 9वें स्तर तक पहुंच चुका है। उसकी शक्ति लियूफी के बराबर है। वे सब कमजोर नहीं हैं, लिन फैंग ने सोचा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लियूफी 9वें स्तर पर थी और वह अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली तीर शक्ति भी थी। उसके तीरों की शक्ति का वर्णन करना व्यर्थ था, जिसने भी उनका अनुभव किया था उसे यह स्पष्ट था। इसके अलावा लिन फैंग के पीछे चलने वालों की शक्ति भी लियूफी के बराबर थी। वे शक्तिशाली और बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ लोग आधी रात को उसे मारने आएंगे। वे उसकी जान क्यों लेना चाहेंगे। वूश वूश, 2 और तीर उसके सिर के पास से गुजरे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे तीरों से बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। ये लोग न केवल बेहद ताकतवर थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तीरंदाजी का गहन प्रशिक्षण लिया था। उनका निशाना बेहद सटीक था। अगर उसके कदमों में जरा सी भी चूक हुई, अगर उसने उन्हें एक भी मौका दिया, तो एक तीर लिन फैंग को मार सकता था। It won't work this way. If I continue like this, I'll end up exhausted without any strength left and they will be able to finish me easily, thought Lin Feng while avoiding another arrow. He was feeling hopeless. Actually, all these people seemed to be at the 9th chi layer. Besides, they could use their bows to the point of perfection and they were working with each other in perfect harmony. It even seemed like they were moving in formation. Even if Lin Feng is better at using agility techniques than them, it seems impossible for him to break away from that group of assassins. Lin Feng's feet were splashing in the wet mud and his robes had become covered in a layer of mud. It was still raining heavily like before. Lin Feng's robes were completely soaked. Lin Feng dodged quickly to the side to avoid another arrow. He then suddenly stopped and then turned around in the blink of an eye, revealing his messy appearance. Moonlight feather agility. Die. In a flash, not only did Lin Feng stop running away, but he also used his agility technique to go back in the direction of his pursuers. Lin Feng skillfully wielded his sword which flashed in the darkness. Roaring thunder could be heard vibrating through the atmosphere and merging with the heavy rain in perfect harmony. Blood had started to flow onto the ground. The rainwater on the ground was turning red with blood. The shadows that were running towards Lin Feng had been sliced through without consideration. 5 of the assassins had been beheaded by Lin Feng in one smooth strike. The remaining assassins quickly retreated 10 meters. Their careful eyes were staring at Lin Feng. They were still very vigilant. They were all young and since the beginning of the battle, Lin Feng had already killed a large number of them. Lin Feng watched the group's movements through the raindrops. One of those people was wearing a black rain cape and was holding a folding fan in his hand. Na, Lan, Hai. Lin Feng looked at him with an ice-cold glare. That folding fan, that was a fan he remembered, Na Lan Hai's fan. He glanced at all of them, smiled coldly and said, so many outstanding practitioners, only a few clans have such outstanding people in Yangzhou city but considering how many have come for me, is there really anyone outstanding within such a clan? Na Lan Hai was calmly standing in the middle of the group when he heard these words. He couldn't help but roar furiously. They all say that Lin Hai son of the Lin clan is a piece of trash. The Lin Feng that I know is not a piece of trash. He is a real genius, able to adapt to all sorts of situations. He is also very smart and resourceful. Too bad that. What? Said Lin Feng. Too bad that you are a true genius but nobody will ever know. Na Lan Hai said with an evil grin, even if you are a genius, it will be of no use once you're dead. With your death the smudge on Na Lan Feng's reputation will be gone. तो ना लैन फैंग मुझसे एक छोटी सी घटना की वजह से नफरत करती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी गलतियां बताई। तो उसने यांगझोउ शहर की ताकतवर सेना को मुझे चुपके से पकड़ने और मारने के लिए भेजा है। लिन फैंग के लहजे में साफ तौर पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ये सभी लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, वे साधारण साधक नहीं थे। जब लिन फैंग ने उन्हें फिर से ध्यान से देखा तो वह साफ समझ गया कि वे यांगझोउ शहर की सेनाएं थीं। लेकिन एक बात थी जो लिन फैंग को समझ नहीं आ रही थी। ना लिन फैंग ने ही सबसे पहले उसका अपमान किया था, इसीलिए उसने उसे शर्मिंदा किया था। लेकिन क्या उस अपमान के लिए शहर की सेना को बुलाकर उसे मरवाना जायज था? ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग ने यह नहीं सोचा था कि ना लिन फैंग अपने रुतबे और ताकत का इस्तेमाल करके उसे चुपके से मरवा देगी। क्या तुम जानते हो कि राजकुमारी ना लिन कितनी सम्मानित और प्रतिष्ठित है? उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनका अपमान करने का अधिकार है? राजकुमारी ना लिन का अपमान करने के लिए तुम्हारी मृत्यु भी पर्याप्त दंड नहीं होगी। ना लिन हाई ने ऊंची आवाज में बेपरवाह लहजे में कहा, मानो उसकी कही हर बात पूरी तरह तर्कसंगत हो। राजकुमारी ना लिन, सम्माननीय और आदरणीय। लिन फैंग मुस्कुराया। भले ही वह यांगझोउ नगर प्रमुख की बेटी थी, लेकिन इससे उसे इतना घमंडी और अभिमानी होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता था। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ना लिन फैंग अपने पिता की शक्ति का दुरुपयोग करके एक छोटी सी दुश्मनी का बदला लेने की हद तक गिर जाएगी।
वह लिन फैंग को एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, उसका स्वभाव भी लिन कियान की तरह ही भ्रष्ट था। तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो शुरू करें। लिन फैंग की काली आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। उस आत्मा के भीतर कोई ऊर्जा नहीं थी और न ही कोई आवाज थी। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है। लिन फैंग को हर हमले पर पूरा ध्यान देना था क्योंकि हर हमला जानलेवा था, एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। लिन फैंग की काली आत्मा मानो चारों ओर देख रही थी जैसे उसकी अपनी आंखें हों। लिन फैंग अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि अपने पैरों के नीचे की जमीन को भी। उस समय लिन फैंग की इंद्रियों से कुछ भी नहीं बच सकता था, वह हवा में होने वाली हल्की से हल्की हलचल को भी महसूस कर सकता था। वूश! एक तीर लिन फैंग के कान के पास से गुजरा, इतना करीब कि लगभग लग ही गया था। लिन फैंग को जरा भी हैरानी नहीं हुई और उसने बड़ी आसानी से उसे चकमा दे दिया, जिससे तीर चलाने वाला थोड़ा अचंभित रह गया। रात के अंधेरे में उसकी आंखें शांत और घातक थीं, वह किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार को घूर रहा हो। मुझे आप सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना बंद करना होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। गैरी आर को विशेष धन्यवाद, उन्होंने एक बार फिर मेरी मदद की। मैंने चैटरूम को एक अलग पेज पर स्थानांतरित कर दिया है ताकि मोबाइल उपयोगकर्ता बिना किसी रुकावट के इसे पढ़ सकें। आनंद लो ज़ॉक्सॉक्स। लिन फैंग ने अपनी काली शक्ति को मुक्त कर दिया था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस क्षण वह कितना भयावह दिख रहा था। वह शांत और सधी हुई मुद्रा में था, भावहीन आंखों से घूर रहा था। तीर चलाने वाला साधक उसकी इस भयानक दृष्टि को देखकर स्तब्ध रह गया। लिन फैंग शांत होने के साथ साथ हत्यारा भी लग रहा था, ऐसी स्थिति में इतना शांत रहना कैसे संभव था? लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मूनलाइट फेदर एजिलिटी का इस्तेमाल किया। लिन फैंग पल भर में लोगों के एक समूह के सामने आ गया, जिससे वे इतनी नजदीकी दूरी पर अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर पाए। हवा में लहराती लंबी तलवार से भयानक चीख निकली। लिन फैंग अपनी तलवार उनकी ओर चला रहा था और हर वार पिछले वार से ज्यादा सटीक था। हर हरकत के साथ वह एक हमले से बच रहा था और दूसरे को तलवार से रोक रहा था। सभी गुस्से से आग बबूला थे। वह न केवल शांति से उनके हमलों से बच रहा था, बल्कि उसने उनमें से कई को मार भी डाला था। अब वे अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वे धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे। अपनी आत्माओं को मुक्त करो और उसे मार डालो, ना लैन हाई गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अनजाने में ही वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। लिन फैंग ठीक उनके सामने आ गया था, इसलिए वह सबसे ज्यादा डरा हुआ था। जब उसने लिन फैंग की आंखों में देखा तो उसे उसमें हत्या का प्रबल इरादा दिखाई दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था उसका शांत और संयमित रहना। ना लैन हाई का दिल जोर से धड़क रहा था, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जब सबने ना लैन हाई की आवाज सुनी तो वे सब आगे बढ़े और अपनी आत्माओं को मुक्त किया। आज रात बहुत ज्यादा अंधेरी थी, लेकिन इतनी सारी आत्माओं को मुक्त करने से पूरा इलाका इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा उठा। एक लता आत्मा से युक्त हत्यारा लिन फैंग के पीछे छिपकर आ गया था। उस आत्मा ने साधक को लचीला और मजबूत शरीर प्रदान किया था। जब साधक की शक्ति पर्याप्त रूप से बढ़ जाती थी तो वह अपनी लता आत्मा का उपयोग करके शत्रुओं को जकड़ सकता था। साधक का शरीर लता जैसा हो जाता था, लगभग अस्थिहीन हो जाता था और रूप बदलने में सक्षम होता था। वह चारों ओर से बेलों से घिरा हुआ था जो वातावरण में फैलती जा रही थी। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वे किसी निश्चित दिशा का अनुसरण कर रही हो, बल्कि बेकाबू और अनियंत्रित थी। जब साधक ने देखा कि उसका हाथ लगभग लिन फैंग तक पहुंच चुका है तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। तुरंत बाद जब हत्यारा खुद पर इतना गर्व कर रहा था, तभी हवा में एक चांदी की रोशनी प्रकट हुई और उसकी आंख में और खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुस गई। उसका शरीर तलवार के सहारे टिका रहा जो नीचे की ओर झुक गई और हत्यारे का सिर तलवार पर फिसलते हुए तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से अलग नहीं हो गया। तलवार का वार इतना सटीक, इतना तेज और इतना त्रुटिहीन था कि वह डरावना था। जरा भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई और न ही कोई अनावश्यक हरकत हुई। उसने उस साधक को एक ही वार में इतने खौफनाक तरीके से मार डाला। सबसे डरावनी बात यह थी कि लिन फैंग अभी भी शांत था जब उसने तलवार से अलग होते हुए सिर को देखा। लिन फैंग रुका नहीं, बल्कि उसने इसका फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। लिन फैंग की तलवार उल्कापिंड की तरह रात के आकाश में तेजी से दौड़ रही थी। खून की एक और धारा हवा में उछली और एक और व्यक्ति मृत होकर गिर पड़ा। जैसे ही चांदनी बादलों को चीरती हुई अंधेरी रात में फैली, ऐसा लगा मानो ये खून की दुनिया हो। ये सभी साधक ची की 8वीं और 9वीं परतों पर थे। लिन फैंग के हर हमले में उनके लिए एक भी वार से बचना लगभग असंभव था, क्योंकि लिन फैंग की गति और सटीकता बेजोड़ थी। वे ऐसे राक्षस का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक भारी उल्कापिंड जैसी वस्तु लिन फैंग के सिर की ओर तेजी से आ रही थी। अगर वह खुद को इससे टकराने देता तो शायद वह मरता नहीं, लेकिन वह इस लड़ाई को जीत नहीं पाता और इसी वजह से मारा जाता। उसकी जान बाल बाल बची थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बचने दूंगा? जिस क्षण लिन फैंग बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक भाला हवा में तेजी से आया और उसके भागने का रास्ता रोक दिया। भाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उस पर एक साथ आगे और पीछे से हमला हो रहा था। ये युद्ध में विकसित की गई एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य लिन फैंग को निश्चित रूप से मौत के घाट उतारना था। मरना। लिन फैंग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी लंबी तलवार को अविश्वसनीय गति से फेंका। तलवार हवा में उड़ती हुई भाला लिए हुए दुश्मन की छाती में जा लगी। हत्यारा अविश्वास भरी निगाहों से देखता रह गया। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि तलवार उसकी छाती में धंसी हुई है। उसे लगा जैसे ये कोई बुरा सपना हो, ये हकीकत नहीं हो सकती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग हथियार फेंककर हमलावरों में से एक को मारने की हिम्मत करेगा। लिन फैंग 9वें स्तर पर था और उन सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वह संख्या में बहुत कम था। उनमें से केवल एक को लिन फैंग तक पहुंचने की जरूरत थी और वह बुरी तरह घायल हो जाता। ये चोटें लिन फैंग की जान भी ले सकती थी।
लिन फैंग को सतर्क और बहुत रक्षात्मक होना चाहिए था, लेकिन उसने उस आखिरी दांव में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लिन फैंग ने समूह के एक और सदस्य को मारने के लिए अपनी तलवार फेंक दी थी। अपने जीवन के प्रति इस तरह की बेपरवाही और इतने शांत और सधे हुए चेहरे को देखना भयावह था। जिसकी छाती में तलवार धंसी हुई थी, वह लिन फैंग को घूर रहा था। ये उसके आखिरी पल थे और वह देखना चाहता था कि उल्कापिंड उसके सिर से टकराकर कैसे मरेगा। स्विश, सन्नाटा छा गया। लिन फैंग के हाथ में एक चमकती तलवार थी। उल्कापिंड अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था। इसके बजाय उल्कापिंड की आत्मा से युक्त साधक का सिर हवा में उड़ गया था, उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया था। लिन फैंग अपनी कोमल तलवार का इस्तेमाल कर रहा था और इस समय वह खून से लथपथ था। यही मेरा भाग्य है। उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षण पहले जिसका सिर धड़ से अलग हुआ था, उसका सिर हवा से जमीन पर आ गिरा। सब लोग देखते रह गए, मानो समय थम गया हो। वे खुद से पूछ रहे थे कि उस आखिरी तलवार के वार से कौन बच पाया होगा। तलवार म्यान से बाहर निकालना। तलवार म्यान से बाहर निकलते ही प्रतिद्वंदी का सिर हवा में उड़ गया। 9वें स्तर के साधक भला तलवार म्यान से बाहर निकालने की इस कला से उत्पन्न शक्ति और सामर्थ्य का मुकाबला कैसे कर सकते थे। विरोधी हमला करना भूल गए थे, लेकिन लिन फैंग नहीं भूला था। लिन फैंग ने हवा में तलवार चलाते हुए एक के बाद एक प्रकाश की चमक बिखेरी। हर चमक के साथ खून की धारा बह रही थी। चारों ओर खून ही खून था। उसकी तलवार का हर वार अपने लक्ष्य पर लग रहा था, एक भी वार व्यर्थ नहीं गया। हर वार सटीक और घातक था। उस क्षण लिन फैंग दया का अर्थ भूल चुका था। शांत रहने के अलावा खून से लथपथ इस दुनिया में नहाते हुए और एक एक करके जान लेते हुए वह केवल उदासीनता महसूस कर रहा था। ना लेन हाई जमीन पर गिरते हर शव को देख रहा था। एक के बाद एक शरीर खून की बारिश में जमीन पर गिर रहे थे। वह कांप रहा था और उसका मन भागने का कर रहा था, लेकिन उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह भाग नहीं सकता था। हर शरीर 8 स्तर से ऊपर के एक साधक का प्रतिनिधित्व कर रहा था और अब ऐसे दर्जनों शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे। वे यांगजो शहर और विशेष रूप से शहर पर शासन करने वाले कबीले की प्रबल क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय वे सभी जमीन पर मृत पड़े थे और भूसे की तरह आसानी से गिर गए थे। उन सभी को लिन फैंग ने एक एक करके मार डाला था। ये सभी लोग ना लेन हाई के समर्थक थे और उनकी सफलता में योगदान दिया था। लिन फैंग ने उनके कुल के इतने प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था, यह एक बहुत बड़ा झटका था। लिन फैंग की तलवार में ऐसी क्या बात थी जो उसे इतना घातक बनाती थी। लिन फैंग की आंखों में ऐसा क्या था जो ना लेन हाई को इतना डरा देता था। क्या यह उसकी शांत मुद्रा थी? ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग लोगों को मवेशियों की तरह काटने का आदी हो। उसकी तलवार के हवा में चलने की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि हर सीटी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बारिश रुक गई हो। पूरा वातावरण तलवार की ऊर्जा से भर गया था और किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा भी हर वार के साथ और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। भागो! बेहद भयभीत ना लेन हाई किसी तरह होश में आया। ना लेन हाई के मन में बस एक ही विचार था, खुद को और अपने कबीले को उस राक्षस से जितना हो सके दूर ले जाना। बिना किसी झिझक के ना लेन हाई मुड़ा और भागने लगा। अब जाना चाहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? अंधेरे से आती एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तलवार के वार की आवाज अचानक रुक गई। अब सिर्फ गीली जमीन पर लिन फैंग के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। छप 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 छप। ना लेन हाई चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़ गया। वह लिन फैंग के सामने खड़ा था। उसका चेहरा विकृत और बदसूरत था। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। लिन फैंग, तुम जानते हो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मारने का आदेश तो उस युवती ने ही दिया था। मैंने तो बस आदेशों का पालन किया, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जिससे ना लेन हाई को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। इसीलिए मुझे कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी, नहीं तो उसका मालिक उसे ये सब करने के लिए मजबूर करता रहेगा। इसके तुरंत बाद ना लेन हाई ने हवा में एक चमकदार चांदी की रोशनी देखी और यही आखिरी चीज थी जो उसने देखी। उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। जब लिन फैंग ने ना लेन हाई को गिरते देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लाशों का ढेर दिखाई दिया। जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं। खून से मिट्टी लाल हो चुकी थी। उसके पास रुकने का समय नहीं था, बल्कि वह दूर चला गया। ना लेन फैंग। रात के अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हिल रहा हो। लिन फैंग को पता नहीं था कि वह कितनी देर से चल रहा था। वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां किसी का नियंत्रण नहीं था। वह जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसका शरीर आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और साथ ही उसे शरीर से बाहर निकाल रहा था। लिन फैंग के शरीर के चारों ओर की ऊर्जा एक चमकते हुए सार में बदल गई। वह सार उसके शरीर को एक आभा की तरह घेरे हुए था। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर छटपटा रही थी। लिन फैंग जानता था कि वह लिंग ऊर्जा की परत को पार करने वाला है। कहते हैं कि आत्मा मन का एक हिस्सा होती है। मन अनेक अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर सकता है। जमीन पर बैठे बैठे लिन फैंग की भौहें तेजी से कांप रही थीं। उस क्षण लिन फैंग को एक बहुत ही अजीब सी अनुभूति हुई, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उस क्षण लिन फैंग को अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। वह जानता था कि सबसे खतरनाक क्षण आ गया है। केवल वही लोग अपनी आत्मा को जागृत कर पाते थे जिनमें असाधारण दृढ़ संकल्प होता था। सर्वविदित था कि इस महाद्वीप पर अत्यंत प्रबल इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लिन फैंग को ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा टुकड़ों टुकड़ों में फट रही हो।
लिन फैंग इतना पीड़ा सह रहा था कि उसने अपने होंठ इतनी जोर से काट लिए कि खून बहने लगा। इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है? लिन फैंग ने आध्यात्मिक जागृति के क्षण को कम आंका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना दर्दनाक होगा। वह पहले भी लगभग मर चुका था। उसने पहले जो दर्द सहा था वह आध्यात्मिक जागृति के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। यह दर्द अमानवीय था। धीरे धीरे बारिश रुक गई, लेकिन लिन फैंग को इसका एहसास नहीं हुआ। लिन फैंग अभी भी भीगा हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह बारिश की वजह से था या पसीने की वजह से। उसे बस इतना पता था कि उसका शरीर असहनीय दर्द से तड़प रहा था। आहे! लिन फैंग ने बहुत जोर से चीख मारी। दर्द रुका नहीं था। उसके शरीर में और भी तेज दर्द होने लगा था। उसकी आत्मा पहले से भी ज्यादा टुकड़े टुकड़े हो रही थी। उसे लगा कि काश वह मर जाए और अपने सारे कष्टों को समाप्त कर दे। अगर मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा कभी जागृत नहीं होगी। मुझे दूसरों के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा, जैसे मेरे पिता और मुझे लिन कुल छोड़कर जाना पड़ा था। लिन कियान या नालैन कुल के लोग मेरी जान लेने की कोशिश करते रहेंगे। ये बार बार होने वाले अपमान असहनीय थे। एक इंसान कितना अपमान और पछतावा सह सकता है? लिन फैंग ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता और उनके साथ हुए अपमान के बारे में सोचता रहा। उस समय कोई उसे रोक नहीं सकता था, कोई उसे मजबूत बनने से नहीं रोक सकता था, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। दर्द लिन फैंग की आशा और दृढ़ संकल्प को तोड़ नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग की इच्छाशक्ति ही दर्द को दूर कर रही हो। लिन फैंग का मन भी शांत हो गया। उसकी आत्मा बिना किसी समस्या के जागृत हो जाएगी। आहे! लिन फैंग ने अभूतपूर्व क्रूरता से चीख मारी। लिन फैंग अचानक सिर से पैर तक कांपने लगा। उसके शरीर में अब तक के सबसे असहनीय दर्द ने तहलका मचा दिया। इस दर्द ने लिन फैंग को आंखें बंद करने और दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। लिन फैंग के सिर, आंखें, कान, नाक और मुंह के सातों छिद्रों से खून बह रहा था। धत्तेरे की! नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। लिन फैंग ने गुस्से में बड़बड़ाया। तुरंत बाद लिन फैंग बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लिन फैंग की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर निर्जीव और ठंडा होकर जमीन पर पड़ा था। इस सुनसान जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके अंतिम क्षण आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से भरे हुए थे। उसका शरीर इस शांत बंजर भूमि में पड़ा था। ऋतुओं के बीतने के साथ हवा या बारिश का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। 20 साल बाद लिंजी नाम का एक युवक इस इलाके की ओर दौड़ रहा था। वह ची की 8वीं परत का साधक था। उसके पीछे एक हिंसक बंदर उसका पीछा कर रहा था। ची की 8वीं परत का साधक 7वें स्तर के खूंखार जानवर जैसे हिंसक बंदर को आसानी से रोक सकता था। अचानक एक विचार आने पर लिन जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही हिंसक बंदर उसकी ओर दौड़ा, वह अविश्वसनीय गति से पीछे हट गया और बंदर के पैर में वार कर दिया। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी और बंदर लंगड़ाने लगा। लिंजी वहां रुकने के इरादे से नहीं था और जल्दी से सुरक्षित स्थान पर भाग गया। बंदर से दूर जाते ही उसे एक लंबे समय पहले मर चुके युवक का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल ने काले वस्त्र पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो उसकी मृत्यु किसी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के दौरान हुई हो। कंकाल के पास गोलियों से भरा एक जार रखा था जो लगभग रहस्यमय लग रहा था। लिंजी अभी युवा और अनुभवहीन था। कंकाल को देखकर उसे थोड़ा डर लगा कि कहीं उसमें कोई जाल न हो। उसके छोटे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ था। जैसे ही लिंजी पास पहुंचा, उसने उस परछाई को नहीं देखा जो कंकाल से निकलकर उसकी परछाई में समा गई थी। उसने जल्दी से शरीर से सामान उठाया और एक प्रार्थना की। फिर वह दूर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक अद्वितीय मार्शल देवता बनने की दिशा में उसका पहला कदम था। काफी दूर जाकर लिंजी आखिरकार एक छोटे से लकड़ी के घर पर पहुंची। अंदर एक जानी पहचानी सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। वह ध्यान कर रही थी। वह अब भी बेहद खूबसूरत थी और यह साफ पता चल रहा था कि वह साधना में निपुण थी। माँ, मैं घर आ गई हूँ, लिंजी ने कहा। इतनी देर क्यों लगी? लिन कियान ने कहा। माँ, देखो मुझे क्या मिला। हमें अगली कुल सभा में दादाजी लिन बादाओ को दिखाना चाहिए, लिंजी ने बेहद खुश होकर कहा। लिन कियान ने कहा, मेरे पिता भला ऐसी बात पर खुश क्यों होंगे? उसने अपने पुराने दुश्मन की चीजें फेंक दी जो बहुत पहले मर चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि एक विशालकाय खूंखार खरगोश उनके सामने प्रकट हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उस दुष्ट खरगोश ने अपनी राक्षसी आत्मा को मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारी आत्मा को पहले नाश्ते के रूप में लूंगा, फिर मुख्य भोजन मेरी प्रिय पान होगी, एक ठंडी आवाज ने कहा। लिंजी ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, विशालकाय खरगोश ने उसकी गर्दन पर काट लिया और उसका खून तथा आत्मा सोख ली। फिर खरगोश ने एक अद्भुत फुर्ती तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने फिर से प्रकट हो गया। बूम! एक भयानक झटके से लिन कियान कई मीटर पीछे जा गिरी। एक ही झटके में वह लगभग अपंग हो गई। कदमों की आहट सुनाई दी और खरगोश धीरे धीरे पास आने लगा। तभी एक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें यही मार डालता, लेकिन औरत होने के नाते मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैं अब इसे दोबारा पोस्ट करूंगी ताकि यह एक अध्याय के लिए सही लंबाई का लगे। ही ज़ॉक स्लॉथ। लिन फैंग की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर निर्जीव और ठंडा होकर जमीन पर पड़ा था। इस सुनसान जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके अंतिम क्षण आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से भरे हुए थे। उसका शरीर इस शांत बंजर भूमि में पड़ा था। ऋतुओं के बीतने के साथ हवा या बारिश का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। 20 साल बाद लिंजी नाम का एक युवक इस इलाके की ओर दौड़ रहा था। वह ची की 8वीं परत का साधक था। उसके पीछे एक हिंसक बंदर उसका पीछा कर रहा था। ची की 8वीं परत का साधक 7वें स्तर के खूंखार जानवर जैसे हिंसक बंदर को आसानी से रोक सकता था। अचानक एक विचार आने पर लिन जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जैसे ही हिंसक बंदर उसकी ओर दौड़ा, वह अविश्वसनीय गति से पीछे हट गया और बंदर के पैर में वार कर दिया। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी और बंदर लंगड़ाने लगा। लिंजी वहां रुकने के इरादे से नहीं था और जल्दी से सुरक्षित स्थान पर भाग गया। बंदर से दूर जाते ही उसे एक लंबे समय पहले मर चुके युवक का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल ने काले वस्त्र पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो उसकी मृत्यु किसी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के दौरान हुई हो। कंकाल के पास गोलियों से भरा एक जार रखा था जो लगभग रहस्यमय लग रहा था। लिंजी अभी युवा और अनुभवहीन था। कंकाल को देखकर उसे थोड़ा डर लगा कि कहीं उसमें कोई जाल न हो। उसके छोटे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ था। जैसे ही लिंजी पास पहुंचा, उसने उस परछाई को नहीं देखा जो कंकाल से निकलकर उसकी परछाई में समा गई थी। उसने जल्दी से शरीर से सामान उठाया और एक प्रार्थना की, फिर वह दूर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक अद्वितीय मार्शल देवता बनने की दिशा में उसका पहला कदम था। काफी दूर जाकर लिंजी आखिरकार एक छोटे से लकड़ी के घर पर पहुंची। अंदर एक जानी पहचानी सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। वह ध्यान कर रही थी। वह अब भी बेहद खूबसूरत थी और यह साफ पता चल रहा था कि वह साधना में निपुण थी। माँ, मैं घर आ गई हूँ, लिंजी ने कहा। इतनी देर क्यों लगी? लिन कियान ने कहा। माँ, देखो मुझे क्या मिला, हमें अगली कुल सभा में दादाजी लिन बादाओ को दिखाना चाहिए, लिंजी ने बेहद खुश होकर कहा। लिन कियान ने कहा, मेरे पिता भला ऐसी बात पर खुश क्यों होंगे? उसने अपने पुराने दुश्मन की चीजें फेंक दी जो बहुत पहले मर चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि एक विशालकाय खूंखार खरगोश उनके सामने प्रकट हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उस दुष्ट खरगोश ने अपनी राक्षसी आत्मा को मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारी आत्मा को पहले नाश्ते के रूप में लूंगा, फिर मुख्य भोजन मेरी प्रिय पान होगी, एक ठंडी आवाज ने कहा। लिंजी ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, विशालकाय खरगोश ने उसकी गर्दन पर काट लिया और उसका खून तथा आत्मा सोख ली। फिर खरगोश ने एक अद्भुत फुर्ती तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने फिर से प्रकट हो गया। बूम! एक भयानक झटके से लिन कियान कई मीटर पीछे जा गिरी। एक ही झटके में वह लगभग अपंग हो गई। कदमों की आहट सुनाई दी और खरगोश धीरे धीरे पास आने लगा। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें यही मार डालता, लेकिन औरत होने के नाते मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लिन फैंग एक स्वप्न जैसी अवस्था में चला गया था। इस स्वप्न अवस्था में उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। उसकी आत्मा अनंत अंधकार में तैर रही थी, मानो वह संसार केवल अंधकार से बना हो। इस अंधकार में संसार में जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। लिन फैंग को पता नहीं था कि उसकी आत्मा कब से इस अंधकार में फंसी हुई थी। अंधकार के भीतर केवल एक ही प्रकाश था, एक छोटा सा चमकीला प्रकाश जिसने उसे मोहित कर लिया था। वाह, कितना अद्भुत प्रकाश! जैसे जैसे लिन फैंग उस प्रकाश के करीब पहुंचता गया, वह और भी चमकीला और सुंदर होता गया। उसने पाया कि प्रकाश अनंत अंधकार में फैल रहा था और उस तक पहुंचना असंभव था। प्रकाश ने उसके सिर के ऊपर एक सर्पिल आकार बना लिया था और एक जानी पहचानी आकृति में तब्दील हो गया था। उसने एक किताब का रूप ले लिया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस किताब में समाहित हो और ब्रह्मांड की रचना के समय से ही वहां मौजूद हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस किताब में समय की शुरुआत से ही पूरे ब्रह्मांड की सारी जानकारी समाहित हो। लिन फैंग उस किताब को ऐसे घूर रहा था मानो वह ब्रह्मांड द्वारा दिया गया कोई अनमोल उपहार हो। उसकी आंखों से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रकाश निकल रहा था। जब लिन फैंग ने किताब खोली और अंदर देखा तो उसे पन्नों पर अनगिनत शब्द बहते हुए दिखाई दिए। शब्दों की धारा पन्नों से निकलकर लिन फैंग के शरीर में समाहित होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किताब में दर्ज सारी जानकारी लिन फैंग के शरीर में समा रही हो। धमाका! हवा में एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे लिन फैंग का शरीर इतनी ज्यादा जानकारी सोखने के कारण फट गया हो। लिन फैंग असहाय होकर जमीन पर बैठ गया। वह अंधकार की दुनिया से लौटकर जमीन पर बैठा था। रात अभी भी गहरी थी और आसमान से जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधकार में रहते हुए कुछ बीता ही न हो। वह उस अद्भुत किताब को कैसे खोज सकता था जिसमें इतनी जानकारी थी? वह उस अंधकार में समाये पवित्र और शानदार प्रकाश को कैसे लौटा सकता था? फू फू! लिन फैंग जोर जोर से सांस ले रहा था। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सहनशक्ति की सीमा बहुत पहले ही पार हो चुकी थी। फिर भी वह जिंदा था और उस दर्द की बदौलत उसने एक ऐसी अंधकार में दुनिया देखी थी जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य समाये हुए प्रतीत होते थे। कुछ क्षण पहले जब लिन फैंग यातना झेल रहा था तो उसे सचमुच लगा था कि उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये दर्द इतना असहनीय था कि उसने इस दुनिया में कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। भला कोई इंसान इतना दर्द कैसे सह सकता है? दर्द इतना तीव्र था कि वह सचमुच गिर पड़ा और लगभग मर ही गया था। क्या दूसरों को भी अपनी आत्मा को जागृत करने की कोशिश में इतना दर्द और पीड़ा सहनी पड़ती है? लिन फैंग रात के अंधेरे में गहराई से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग इतने दर्द के बीच अपनी आत्मा को कैसे जागृत कर लेते हैं। उसे तो एक पल के लिए लगा था कि वह मर गया है। हालांकि लिन फैंग खुद को प्रतिभाशाली या हुनरमंद नहीं मानता था, लेकिन उसे अपनी इच्छाशक्ति पर पूरा भरोसा था। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उससे कम इच्छाशक्ति वाले लोग भी उसके शरीर पर हुए दर्द का आधा भी कैसे सह सकते हैं। जब उसकी आत्मा जागृत होने की कोशिश कर रही थी तो उसे 3 चरणों के अंतहीन दर्द का सामना करना पड़ा, जिसने उसके शरीर को भेद डाला और उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। हर बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और भयानक होता गया। अंतिम चरण में दर्द इतना भयानक था कि उसका शरीर लगभग ढह गया था। उसका मन तो सह रहा था, लेकिन शरीर दर्द से चूर चूर हो गया था। अपने दृढ़ संकल्प और असीम इच्छाशक्ति के कारण ही वह अपने शरीर की सहनशक्ति से कहीं अधिक समय तक दर्द सहन कर पाया था। इसी वजह से वह तुरंत बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसके कान, आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा। शायद आत्मा के जागृत होने का क्षण हर व्यक्ति के लिए एक अलग अनुभव होता है।
शायद मेरी आत्मा के कारण ही मेरे लिए ऐसा था। अपने विचारों को जोर से कहते हुए लिन फैंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। लिन फैंग को अचानक एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। लिन फैंग अब उसी जगह पर नहीं था, बल्कि अंधकार की दुनिया में लौट आया था। हालांकि इस बार वह अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकता था और अपने चारों ओर की हर चीज के प्रति अधिक सजग था। उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि वह अपने चारों ओर सब कुछ देख और सुन सकता है, भले ही चारों ओर अंधेरा था। वह हवा से हिलती घास को महसूस कर सकता था। वह जमीन पर गिरती हर बारिश की बूंद को महसूस कर सकता था। वह अत्यंत शांत हो गया था और अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगा था। वह इधर उधर घूमता रहा और परिवर्तनों को महसूस करता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कितना बदल गया था या इस समय उसकी इंद्रियां कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस क्षण वह सर्वज्ञ हो गया था। वह अपने आसपास की दुनिया की हर चीज को महसूस कर सकता था। वह सब कुछ उसका ही हिस्सा था। लिन फैंग के लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन जिन आंखों का वह इस्तेमाल कर रहा था वे उसकी अपनी आंखों जैसी नहीं थीं। वे भयानक आंखें थीं जो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। उन आंखों में देखते ही वह कांप उठा। कितना डरावना एहसास था उनका। अंधेरा, आत्मा। लिन फैंग को एहसास हुआ कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहा है और वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से चीजों को समझ पा रहा है। उसकी आत्मा की शक्ति उसके लिए लगभग डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्ति उसके चारों ओर फैले अंधेरे की तरह अनंत हो। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसकी पीठ से एक विशाल परछाई निकली। परछाई का आकार सर्पिल था। परछाई के ऊपर एक भव्य और पवित्र दिखने वाली किताब लटकी हुई थी। किताब खुलने लगी। क्या ये कोई आत्मा है? लिन फैंग की आंखों में प्रश्न चिन्ह था। ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई लिन फैंग की उस आत्मा को प्रभावित कर रही हो जिसे उसने अंधकार में मुक्त किया था। सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दृश्य बिल्कुल उसके सपने जैसा था, एक अंतहीन अंधकार और उस अंधकार के भीतर एक तेज रोशनी। पुस्तक प्रकट हुई और उसके सिर के ऊपर चुपचाप तैर रही थी। लिन फैंग की स्मृति में ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जिसे 2 बार मुक्त किया जा सके। ऐसा लग रहा था मानो उस आत्मा की 2 परतें हों जिन्हें मुक्त किया जा सकता है। पहली परत एक परछाई थी जो स्वयं संसार में विलीन होकर अंधकार का संसार बनाती थी। दूसरी परत एक दिव्य पुस्तक थी। लिन फैंग ने सोचा था कि उसकी आत्मा शुरू में पूरी तरह जागृत नहीं हो पाई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि न केवल वह विफल नहीं हुई थी, बल्कि सामान्य ज्ञान से परे चली गई थी। दिव्य पुस्तक, एक पुस्तक आत्मा। लिन फैंग को उस समय पता नहीं था कि उसके पास किस प्रकार की आत्मा है। 9 बादलों के महाद्वीप में अनगिनत कौशल और आत्माएं थीं। किसी आत्मा का जागृत होना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता था। बहुत कम लोग आत्माओं के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाते थे। वे केवल इतना जानते थे कि अनेक प्रकार की आत्माएं होती हैं जो जागृत होने पर अलग अलग हो जाती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता था कि आत्मा को किसने जागृत किया है। पुस्तक आत्मा एक रहस्यमय और जादुई आत्मा थी। लिन फैंग विस्मय में था। इसकी शक्ति आक्रमण करने या युद्ध के दौरान उसकी रक्षा करने में नहीं थी। यह आक्रमण और बचाव दोनों में अक्षम थी, लेकिन जिनके पास पुस्तक आत्मा होती थी वे पुस्तक में असामान्य बातें लिख सकते थे। ये असामान्य और असाधारण बातें ऐसी आत्मा रखने वालों की साधना गति को बहुत प्रभावित कर सकती थीं। हे भगवान! लिन फैंग ने आह भरी। अचानक उसकी गहरी आंखों में 2 चमकदार चांदी की रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो इन काली आंखों में सूरज की रोशनी समाई हो। ये क्षण भर के लिए हुआ और फिर चांदी की रोशनी गायब हो गई। लिन फैंग गहरी सोच में डूब गया। इन छोटी रोशनी का मतलब था कि किताब का पहला पन्ना खुल गया था। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड ने उसे जादुई शक्तियां प्रदान कर दी हों। मैं तुम्हें अपना दिव्य आत्मा कहूंगा, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और भयानक अंधकार छट गया। वह स्पष्ट और सामान्य रूप से देख सकता था। उसे केवल अपनी पीठ पर एक अजीब सी अनुभूति रह गई थी। उसने अपना सिर घुमाया। उसके शरीर से अभी भी एक सफेद रंग की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। लिन फैंग अपनी इच्छा अनुसार आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। वह इस ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर सकता था। लिन फैंग ने लिंग ऊर्जा स्तर को पार कर लिया था। अपने अंधकार में आत्मा के जागृत होने के बाद, जो कि पहला स्तर था, वह अपने दिव्य आत्मा के दूसरे स्तर को जागृत करने में सक्षम हो गया। हालांकि उसकी छोटी सर्प आत्मा जागृत नहीं हो पाई थी, फिर भी लिन फैंग अत्यंत संतुष्ट था। अपनी दिव्य आत्मा की पहली परत को मुक्त करना ही उसकी शक्ति में काफी वृद्धि करने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरी परत, उसकी पुस्तक आत्मा, उसे वह सहायता प्रदान करेगी जिससे उसे साधना के मार्ग पर लाभ होगा और इसके लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग ची की पहली परत। अब से मैं अजेय हूँ, लिन फैंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सोचा। वह अपने भीतर हो रहे भयानक परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। उसकी दिव्य आत्मा की पहली परत उसकी काली आत्मा थी, लेकिन उसकी शक्ति बेहद भयावह थी। उस क्षण से अगर लिन फैंग का सामना लिन कियान से होता तो उसे हराने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। भले ही लिन कियान बेहद घमंडी थी, उसके पास बर्फ और अग्नि की सार्वभौमिक आत्मा थी, लेकिन वह उसकी काली आत्मा के सामने कुछ भी नहीं थी। बारिश जारी थी, लेकिन क्षितिज पर सूरज उगना शुरू हो गया था। सूर्य की कुछ किरणें वातावरण में फैलने लगी थीं। लिन फैंग खड़ा हुआ और बारिश से भीगे अपने कपड़ों को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पूरी रात बाहर बैठे रहना एक अद्भुत अनुभव था। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा और उस रात के बारे में सोचने लगा जब उसने शहर में दर्जनों साधकों का बेरहमी से वध किया था। अगर वह थोड़ा सा भी कमजोर होता तो उसकी दुखद मौत हो जाती। यांगजो शहर के नालान कबीले के सदस्य, नालान फैंग, तुम्हें कल रात जो तुमने किया उसका पछतावा जल्द ही होगा। लिन फैंग उठकर चलने लगा। यांगजो शहर में सिटी एवेन्यू पर भारी भीड़ जमा थी।
माहौल बेहद जीवंत और शोरगुल भरा था। 6 लोग और क्यूलैन। अभी भी एक जगह बाकी है। ये तो बहुत डरावना है। उनमें से हर एक बेहद ताकतवर है। मैं आखिरी जगह जरूर हासिल करूंगा, भीड़ में मौजूद एक युवक ने आत्मविश्वास से कहा। सपने में भी नहीं। उन्होंने 8वें का चयन कर लिया है, वो है फैन कियान। फैन कियान 9वें स्तर पर है। वो कुल के बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ देर पहले तक उसने भाग लेने की जिद नहीं की थी, बस उसका मन नहीं था। अब उसने अपना कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसे पहले चुने जाने से गुस्सा आ रहा था। भला तुम फैन कियान से कैसे लड़ सकते हो? उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। डरावना, युवक ने कहा। जब उस युवक ने फैन कियान नाम सुना तो उसका चेहरा पल भर में बदल गया। वह बेहद निराश हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार कुल प्रमुख उसे नहीं चुनेंगे। नालैंड कुल हमेशा से वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता आया है, लेकिन इस वर्ष 4 सबसे बड़े कुलों और यांगजो शहर से बाहर स्थित कुलों के अलावा अन्य छोटे कुलों के उत्कृष्ट शिष्य भी भाग ले सकते थे। हालांकि इन छोटे कुलों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल 8 शिष्यों को भेजने की अनुमति थी। इसी आधार पर शहर के भीतर स्थित कुलों नालैंड कुल, भूकुल, लिन कुल और वेन कुल को भी अधिकतम 8 शिष्य भेजने की अनुमति थी। ये शिष्य यांगजो शहर के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस कारण प्रतियोगिता में भाग लेना एक वास्तविक सम्मान और सौभाग्य की बात थी, जिससे सभी कुलों के उत्कृष्ट शिष्यों को अपनी प्रतिभा को बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता था। कुछ लोगों के लिए दुर्भाग्यवश नालैंड कबीले के साथ साथ अन्य 3 बड़े कबीलों ने भी अपने प्रतिभागियों का चयन कर लिया था। क्यूलैन को भी प्रतिभागियों में से एक के रूप में चुना गया था क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली थी। उस समय तक 7 लोग चुने जा चुके थे, जिसका अर्थ था कि कबीले को एक अंतिम शिष्य का चयन करना था और टूर्नामेंट में यह स्थान संभवतः फैन कियान को ही मिलने वाला था। फैन कियान ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वह दुबला पतला था और उसके चेहरे पर घमंड का भाव था। उस समय उसने अपनी बाहों को सीने पर बांध रखा था और भीड़ से बाहर निकलते हुए ठंडे और उदासीन लहजे में बोला, वह आखिरी प्रतिभागी मैं ही हूँ। जब लोगों ने उसका घमंड देखा तो वे घृणा और पछतावे से भर उठे। कुछ युवा उससे द्वंद्वयुद्ध करना चाहते थे और अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए उन्हें सावधान रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे केवल दर्शक बनकर ही रह जाएंगे। फैन कियान ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये सब निकम्मे हैं, सबके सब काया हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हें नहीं चुना गया और मुझे इसमें भाग लेने के लिए चुना गया। फैन कियान ने चिढ़ भरे लहजे में कहा और मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगा। मुख्य हॉल में पहले से ही 7 लोग शांति से बैठे थे। ये वही क्यूलैन और बाकी 6 लोग थे जिन्हें इसमें भाग लेने के लिए चुना गया था। वह आदमी वाकई उतना ही घमंडी है जितना कि अफवाहें कहती हैं। लोग कहते हैं कि वह अपने सभी विरोधियों के प्रति बेहद क्रूर है और जीतने के लिए शैतानी तरीकों का भी इस्तेमाल करेगा। कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा? उसे चुनौती देने के परिणाम तो विनाशकारी ही होंगे। वह शायद उनकी खेती को पंगु बना देगा। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कहा। हालांकि बहुत से लोग फैन कियान से नफरत करते थे, लेकिन किसी की भी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। फैन कियान क्रूर और निर्दयी था। ची स्तर के लोगों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसे हरा सकते थे, जिससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। उसे अपने से कमजोर लोगों को सताने में आनंद आता था। भीड़ में मौजूद लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे उसे मुख्य हॉल में अन्य लोगों के साथ शामिल होते हुए देखें। रुको रुको रुको, एक तेज आवाज आए। शांत भीड़ में वह आवाज विशेष रूप से स्पष्ट और तेज थी। भीड़ एक पल के लिए चौंक गई और फिर उन्होंने दूर से एक युवक को आते देखा। इस युवक ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि उसके वस्त्र महंगे नहीं लग रहे थे, फिर भी वह सिर से पैर तक साफ सुथरा और पवित्र दिख रहा था। उसने अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार टांग रखी थी। उसका शरीर मजबूत लेकिन सौम्य लग रहा था। भीड़ उसे देखकर मोहित हो गई। वह पानी की तरह निर्मल दिख रहा था। उसे देखने वाले हर व्यक्ति के मन में उसके प्रति एक रहस्यमय आभा थी। उनकी निर्मल आंखें गहन समझ से परिपूर्ण थीं। उनका रूप, रंग और उम्र उनकी बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खाते थे। भीड़ में मौजूद लोग जब उन्हें देखते थे तो वे प्रशंसा से दंग रह जाते थे और उनकी उपस्थिति में हीनता का भाव महसूस करते थे। वहां प्रकट हुआ युवक वास्तव में लिन फैन था, जो नहाकर कपड़े बदल चुका था। इधर उधर पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आगामी टूर्नामेंट के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है और वह तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा। फैन कियान ने लिन फैन की ओर देखा। उसकी बाहें अभी भी उसकी छाती पर मुड़ी हुई थीं। उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से लिन फैन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, लिन फैन ने फैन कियान के हाव भाव को न समझते हुए कहा। उसने उदासीनता से सिर हिलाया। फैन कियान अब भी मुस्कुरा रहा था और फिर उसने लिन फैन की ओर ऐसे देखा मानो उसे उस पर दया आ रही हो, जबकि लिन फैन उससे कुछ साल छोटा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे इंतजार करवाने के क्या परिणाम होंगे? लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। साधना के मार्ग पर कई प्रतिभाशाली लोग थे जो खुद को विलक्षण समझते थे। ऐसा लगता था कि ऐसे लोग अपने से कमजोर लोगों के खिलाफ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पसंद करते थे, मानो वे कोई ऐसी भूमिका निभा रहे हों जिसमें उन्हें महान और शक्तिशाली दिखना हो। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि इस दुनिया में लोग दिखावे के लिए ऐसी भूमिकाएं निभाते रहेंगे और मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहेंगे। लिन फैंग अपने चेहरे पर पूर्ण शांति का भाव लिए फैन कियान की ओर चलने लगा। भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और सब लिन फैंग को देखने लगे। क्या वो लड़का पागल हो गया था? वो लगभग 16 साल का था, इसलिए वो शायद 7वीं या 8वीं ची परत तक ही पहुंचा होगा। फिर भी उसे लगता था कि वो फैन कियान से मुकाबला कर सकता है, जो यांगजो शहर के सबसे शक्तिशाली छोटे कुलों में से एक का ताल्लुक रखता था और जिसे एक प्रतिभाशाली माना जाता था। उस नौजवान ने फैन कियान को चुनौती देने की ठान ली थी।
लेकिन यांगझो शहर के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे हुनरमंद और सबसे बेहतरीन शिष्य ही उससे मुकाबला कर सकते थे। भला ये अनजान नौजवान भला इन मानदंडों पर कैसे खरा उतर सकता था। लगता है तुम भी मुख्य हॉल में प्रवेश करना चाहते हो। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह बेहद मूर्खतापूर्ण है। हालांकि चूंकि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी साधना को पंगु बना दूंगा, क्योंकि तुम खुद को मेरे बराबर समझने की मूर्खता कर रहे हो। फैन कियान ने लिन फैंग के प्रति अपनी घृणा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा। शीन तलवार के हवा में चलने की धातुई ध्वनि वातावरण में गूंज उठी और फैन कियान के सामने एक तेज रोशनी फैल गई। तुरंत बाद फैन कियान जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए इधर उधर लुढ़कने लगा। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह जोर जोर से खांस रहा था और उसके मुंह में खून भरता जा रहा था। फैन कियान एक घुटने के बल बैठ गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। खून की बूंदें लगातार जमीन पर गिर रही थी। लिन फैंग ने अपनी तलवार को खनखनाहट की आवाज के साथ वापस म्यान में रख दिया। भीड़ में मौजूद लोग सदमे से सब कुछ देखते रह गए। वे सब उत्साह और भय से कांप रहे थे। लिन फैंग, क्या लिन फैंग ने एक ही वार में फैन कियान को हरा दिया था? कितना शक्तिशाली, एक आदमी ने कपकपी के साथ कहा। वह न केवल लगभग 16 वर्ष का था, बल्कि फैन कियान उस पर एक भी हमला करने में असमर्थ रहा था। लिन फैंग ने दया दिखाई थी और तलवार चलाते समय नरमी बरती थी, अन्यथा फैन कियान तुरंत मारा जाता। तुम सच में बहुत बकवास करते हो, हद से ज्यादा बकवास। तुम्हें अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठे फैन कियान की तरफ देखा तक नहीं। फिर लिन फैंग मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। फैन कियान लिन फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था और अंत में लिन फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, मानो वह देखने लायक ही न हो। लिन फैंग को पीछे से देखते हुए फैन कियान के मन में एक साथ कई विचार चल रहे थे। तुम सचमुच बहुत बकवास करते हो, हद से ज्यादा बकवास। तुम्हें अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसने लिन फैंग के कहे शब्दों को दोहराना जारी रखा। साधना का मार्ग आश्चर्यों से भरा है। आकाश विशाल है और सागर गहरा, कौन जानता है कि वे वास्तव में कितने विशाल और गहरे हैं। दुनिया पल भर में उलट पुलट हो सकती है। कुछ साधक खुद को इतना प्रतिभाशाली होने के लिए भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन अंततः पाते हैं कि वे एक विशाल तालाब में छोटी मछली मात्र हैं। भाग्यशाली बने रहने के लिए एक प्रतिभाशाली साधक को साधना के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प की आवश्यकता होती है। 9वें स्तर के फैन कियान जैसे साधक कुएं की तलहटी में बैठे मेढक की तरह थे। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है। इसलिए अहंकारी होना और उकसाना अच्छा व्यवहार नहीं था और लिन फैंग की तलवार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए फैन कियान लिन फैंग की पीठ की ओर देख रहा था और झुक रहा था। वह लिन फैंग के प्रति श्रद्धा या सम्मान नहीं रखता था, बल्कि वह आभारी था कि लिन फैंग ने उसे सिखाया था कि उसका अहंकार उसकी जान ले सकता है और उसे एक महान सबक दिया था। साधना का मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें आप दूसरों को उकसाएं। यह ऐसा मार्ग भी नहीं है जिसमें आप बिना प्रतिशोध लिए खुद को उकसाए जाने दें। उस घटना ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया था, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे ऐसे चमक रहे थे मानो उन्हें सब कुछ समझ आ गया हो। हालांकि लिन फैंग ने इन भावों पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी पूरी तरह से मुख्य हॉल में भी नहीं पहुंचा था कि उसे आते देख बाकी सातों के चेहरे अचानक बदल गए। कियू लैन विशेष रूप से हैरान थी। विसल विंड रेस्टोरेंट में उसने उसे देखा था और जाहिर तौर पर वह लिन फैंग के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वह लिन परिवार में लिन फैंग की समस्याओं के बारे में भी सब कुछ जानती थी। मैं इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, लिन फैंग ने कियू लैन की ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वह साहसी और स्पष्टवादी था। उसने जोर देकर कहा कि उसे भाग लेना ही है। कितनी गुस्ताखी, कियू लैन के बगल में बैठे एक शिष्य ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, जिससे लकड़ी की मेज जोर से चटक गई। तुम खुद को क्या समझते हो? सोचते हो कि कियू लैन से अपनी मर्जी से बात कर सकते हो? क्रोधित शिष्य, जिसका नाम वू शियाओ था, ने कहा। हर कोई खूबसूरत कियू लैन के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा वह बेहद शक्तिशाली थी और 9वें स्तर से भी ऊपर शिखर पर थी। फैन कियान की शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने देखा था कि लिन फैंग ने फैन कियान को एक ही वार में कैसे हरा दिया था और यह उसके लिए कितना आसान लग रहा था। इस प्रकार उसने लिन फैंग की ताकत को भांप लिया था। इसलिए उस समय वू शियाओ का व्यवहार केवल कियू लैन का ध्यान आकर्षित करने और उसे अपना बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन मात्र था। लिन फैंग ने वू शियाओ की ओर एक नजर डाली और फिर उसकी ओर बढ़ा, जिसके बाद वू शियाओ तुरंत खड़ा हो गया और एक शक्तिशाली ची ऊर्जा छोड़ी जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार थी। तलवार की सफेद और चकाचौंध भरी रोशनी इतनी तेजी से चमकी और वू शियाओ को लगी कि उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। वह पलटवार करने में असमर्थ होकर एक भयानक चीख मारी। गति, लिंग ची स्तर तक पहुंचने के बाद लिन फैंग की तलवारबाजी पहले से भी कहीं अधिक तेज और फुर्तीली हो गई थी। लिन फैंग ने वू शियाओ की गर्दन पकड़ी और उसे मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक ले गया। तुम जैसे निकम्मे इंसान को इस टूर्नामेंट में भाग लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बेकार की बात है। ये बात जोर से कहते हुए लिन फैंग ने वू शियाओ के शरीर को लात मारी, जिससे वह मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए मुख्य चौक के मैदान में जा गिरा, जहां भीड़ मौजूद थी। क्या वह वू शियाओ है? हाँ, वू शियाओ है। जैसे ही लोगों ने वू शियाओ को मुख्य हॉल से बाहर निकलते और सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते देखा, भीड़ के बीच आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं। वू शियाओ फैन कियान से कहीं अधिक बलवान था। वह यांगझोउ शहर में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी मुख्य हॉल में प्रवेश करने वाले उस अज्ञात युवक ने हरा दिया था। घायल होना और सार्वजनिक रूप से अपमानित होना लिन फैंग को क्रोधित करने की उसकी कीमत थी। लिन फैंग ने उस पर कोई दया नहीं दिखाए और उसे अपमानित करते हुए मुख्य हॉल से बाहर निकाल दिया।
वह युवा शिष्य कौन है? कितना घमंडी है? वह किस कबीले से संबंध रखता है? मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा, वह कहाँ से आया? वहां मौजूद हर कोई यह जानना चाहता था कि वह युवक कौन है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यांगझोउ शहर में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है जो इतने लंबे समय तक उनकी नजरों से छिपा रहा हो। इतना प्रतिभाशाली शिष्य अब तक छोटे कुलों की नजर में आ चुका होता, लेकिन उन्हें इस युवक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता था? अगर सभी को पता होता कि मुख्य हॉल में अभी अभी दाखिल हुआ वह घमंडी और दबंग युवक कौन है, तो वे ये जानकर हैरान रह जाते कि वह वही निकम्मा है जिसे लिन कुल से निकाल दिया गया था। अफवाहों के मुताबिक उसे उसके पिता के साथ निकम्मे होने के कारण निकाल दिया गया था। उसके पिता ने तो लिन फैंग की रक्षा के लिए कुल के एक कनिष्ठ सदस्य पर हमला भी कर दिया था। वे ये देखकर दंग रह जाते कि अफवाहों में वर्णित निकम्मा ही उनकी आंखों के सामने खड़ा वह शक्तिशाली और दबंग युवक था। मुख्य हॉल में मौजूद अन्य सभी शिष्य यांगझोउ शहर के छोटे कुलों से थे। वे सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली और शक्तिशाली सदस्य थे। 8 प्रतिभागी शिष्य छोटे कुलों द्वारा विकसित की गई सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाएं थीं। वार्षिक प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही गया और मैदान में बड़े बड़े कुलों के सदस्यों के आगमन को देखकर भीड़ में भारी हलचल मच गई। यह उनके लिए उन सभी प्रतिभाओं को देखने का अवसर था जो शहर के भविष्य को आकार देंगी। उन्हें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वहां देखो, अखाड़े के दक्षिणी भाग में लिन वंश के सदस्य बैठे हैं। बीच में लिन बादाओ हैं। लगता है अफवाहें सच हैं। लिन हाई की साधना को लिन बादाओ ने ही नष्ट कर दिया था और फिर उनके बेटे और उन्हें लिन वंश से निकाल दिया गया था। लिन वंश के सदस्यों के बैठने की जगह को देखते हुए कई लोगों के बीच चर्चा सुनाई दे रही थी। भीड़ से तरह तरह की बातें आ रही थीं। लगातार चर्चा चल रही थी और यांगझोउ शहर में फैली अफवाहों के कारण कई लोग लिन वंश पर ध्यान दे रहे थे। इन अफवाहों ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। उसी क्षण अफवाहों की पुष्टि हो गई। ये लिन की यान है। कितनी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी डरावनी भी है। इसने पहले ही लिंगची स्तर को पार कर लिया है और इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। कमाल की है। काश एक दिन वो मेरी पत्नी बन जाए। अपने सपनों में। अरे चुप रहो, अगर लिन कबीले के लोगों ने तुम्हें सुन लिया तो वे तुम्हारी साधना को पनडुब्बी बना देंगे या इससे भी बुरा तुम्हारा सिर काट देंगे। हे मैं तो बस कह रहा था। उधर देखो, ना लैन कबीला भी आ गया है। वो शहर के मुखिया और राजकुमारी ना लैन फैंग है। जैसे जैसे लोग अखाड़े में आते गए, भीड़ की टिप्पणियां जारी रहीं। उसी समय ना लैन कबीले के सदस्य पहले ही पहुंच चुके थे और मंच के पास अखाड़े में अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। ना लैन शियोंग प्रसिद्ध, लंबा और मजबूत कद काठी का था। वह बेहद प्रतिष्ठित दिखता था। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके पास असाधारण शक्ति है। जब ना ला शियोंग ने भीड़ में लोगों के भाव देखे तो वह मुस्कुराया और तुरंत बोला, आज मेरे द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में सभी लोग आ सके। मैं ना ला शियोंग अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालांकि यदि कोई भी गड़बड़ी करने की हिम्मत करता है तो मैं ना ला शियोंग बिना किसी संकोच के उससे बहुत सख्ती से निपटूंगा। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनका सामना ना लैन कबीले से था। अगर वे परेशानी खड़ी करना भी चाहते थे तो पहले उन्हें ऐसा करने के लिए कौशल और क्षमता की आवश्यकता थी। ठीक है, मेरी बेकार की बातों को यही खत्म करते हैं। मुझे पता है कि आप सब मुझ जैसे बूढ़े आदमी को सुनने नहीं आए हैं। चलिए हमारे प्रतिभाशाली युवा साधकों को युद्ध मंच पर बुलाते हैं। ठीक है, ना लैन शियोंग ने कहा और बैठ गए। उनके बोलने के बाद सबने सिर हिलाया। सभी युवा और प्रतिभाशाली शिष्य मंच पर आने के लिए तैयार हो रहे थे। विशाल युद्ध क्षेत्र कई युद्ध मंचों से बना था। प्रत्येक युद्ध मंच पर 8 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ना लैन कबीले को अन्य कबीलों से ऊंचा स्थान दिया गया था और उसके प्रतिभागी सभी के बीचों बीच सबसे ऊंचे मंच पर खड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी सरदार ने सर्वोच्चता का भाव दिखाते हुए नीचे की ओर देखा हो। अन्य प्रतिभागी अपने अपने युद्ध मंच पर उन्हें इस प्रकार घेरे हुए थे जैसे रात के आकाश में तारे चंद्रमा को घेरे रहते हैं। वहां गू कबीला, लिन कबीला और वेन कबीला जैसे प्रमुख कबीले भी मौजूद थे। कियू लैन ने छोटे कबीलों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय ना लैन कबीले के सदस्यों के साथ साथ ना लैन शियोंग के बगल में बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति भी खड़ा हो गया। वह युद्ध मंचों को घूर रहा था। आज हमारा वार्षिक टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यांगझोउ शहर के सबसे उत्कृष्ट युवा साधकों की क्षमता का परीक्षण करना है। इसलिए किसी को भी दया नहीं दिखानी चाहिए। हारने वालों को आत्मसमर्पण करने की अनुमति है और यदि कोई भी आत्मसमर्पण करता है तो लड़ाई तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई भी आत्मसमर्पण नहीं करता है तो लड़ाई तब तक निरंतर जारी रहेगी जब तक कोई गिर न जाए या मर न जाए। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया और भीड़ में शोर मच गया। अगर कोई हार नहीं मानता तो लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई मर न जाए। कितना क्रूर। कुछ बेहद अभिमानी और घमंडी साधक थे जो अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए हार मानना विशेष रूप से अपमानजनक था। इसलिए बहुत कम लोग स्वेच्छा से युद्ध में आत्मसमर्पण करते थे। भले ही वे जानते थे कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वे अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन उस वाक्य ने भीड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोई प्रतिबंध नहीं थे और लड़ाई मृत्यु तक लड़ी जा सकती थी। यदि प्रतिबंध होते तो समान शक्ति के 2 प्रतिद्वंद्वी जो हार मानने से इनकार करते अंतहीन रूप से लड़ते रहते, जिससे अंततः प्रतिद्वंद्वी के प्रति गहरी और कड़वी नफरत पैदा हो सकती थी। कितना बुद्धिमान, कितना शानदार। बूढ़े आदमी की बातों का समर्थन करते हुए कई लोगों ने कहा। बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से यह चाल अन्य कुलों के बीच नफरत बढ़ाने के लिए चली थी ताकि वे अपने प्रतिभाशाली कुल सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते हुए देख सकें। उसने ये युवा पीढ़ी के बीच नफरत को रोकने और पुरानी पीढ़ी के बीच नफरत बढ़ाने के लिए किया था। इस तरह जो लोग उससे सहमत नहीं थे वे नालान कुल की आलोचना नहीं करेंगे।
आखिरकार वे ही टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे थे और उन्होंने एक बिल्कुल उचित नियम बनाया था। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि नालान कुल के सदस्यों को अखाड़े में मारा जा सकता था। भीड़ जानती थी कि वे कुछ लोगों को मरते हुए देखेंगे और यांगजो शहर के विभिन्न कुल एक बार फिर एक दूसरे के लिए नफरत के बीज बोएंगे। नालान शियोग अन्य कुलों को एक दूसरे से नफरत करते देखना चाहता था। हालांकि अन्य 3 कुल नालान शियोग के इरादे को जानते थे, उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहते थे और शहर में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, इसलिए वे अपने युवा शिष्यों को पूरी ताकत से जीत के लिए प्रयास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति ने यह भी कहा था कि जो चाहे वे हार मान सकते हैं और लड़ाई तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये नियम दोधारी तलवार जैसा था और वास्तव में इसका खंडन नहीं किया जा सकता था क्योंकि विकल्प दिया गया था। लेकिन भला कौन अपने कबीले को दूसरों से हीन समझे जाने को स्वीकार करेगा? मैंने इस वर्ष के टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी लोगों के नाम लिख लिए हैं। मैंने लड़ाइयों का आयोजन भी पूरा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे काम पर किसी को कोई आपत्ति है या नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अन्य 3 शक्तिशाली कुलों के सदस्यों की ओर देखते हुए कहा। हे सब कुछ नालैन कबीले द्वारा आयोजित किया गया था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, गू कबीले के मुखिया ने कहा, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। पिछले टूर्नामेंट नालैन कबीले द्वारा आयोजित और प्रबंधित किए गए थे, जाहिर है इस बार भी ऐसा ही होगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लिन बादाओ ने कहा, जो स्पष्ट रूप से नालैन कबीले का विरोध नहीं करने वाले थे। मैं नालैन कबीले का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं सभी कबीले प्रमुखों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अन्य 3 कबीलों के सदस्यों की ओर देखते हुए कहा और फिर घोषणा की, नियम इस प्रकार हैं और पहले ही युद्ध से लागू होते हैं। हारने पर कबीले से बाहर कर दिया जाता है, जीतने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब मैं मुकाबलों की घोषणा करता हूँ। जिनके नाम पुकारे जाएंगे वे मंच पर ही रुक सकते हैं, बाकी लोग नीचे आकर प्रतीक्षा करें। नालान के मंच पर नालान फैन का मुकाबला वेन वंश के वेन शिन से होगा। पूर्वी मंच पर गू वंश के गू यून का मुकाबला लिन वंश के लिन वू से होगा। दक्षिणी मंच पर लिन वंश के लिन यू का मुकाबला वेन वंश के वेन फैन से होगा। पश्चिमी मंच पर नालान वंश के नालान झू का मुकाबला फैन कियान से होगा। उत्तरी मंच पर डुओमिन का मुकाबला गू वंश के गूकिन जूनियर से होगा। लड़ाई के 5 चरण थे, इसलिए एक समय में केवल 10 लोग ही लड़ सकते थे। कुल मिलाकर 40 लोग थे। 4 राउंड में आधे लोग बाहर हो गए और केवल 20 लोग बचे। जिन लोगों को बुलाया नहीं गया था वे अपने अपने चरणों से नीचे उतर गए, जबकि जिन्हें बुलाया गया था वे अपने अपने चरणों में जा रहे थे। हाँ, वेन शिन वाकई बदकिस्मत है, उसे अपनी पहली लड़ाई में नालैन फैन से लड़ना पड़ रहा है। हालांकि वेन शिन कमजोर नहीं थी, फिर भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने सुना है कि लिन कबीले का लिन वू काफी शक्तिशाली हो गया है। वह 9वें स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि पूर्वी चरण की लड़ाई में वही जीत हासिल करेगा। दक्षिणी चरण में वेन फैन को जीतना चाहिए, उत्तरी चरण में फैन कियान को जीतना चाहिए। अंतिम चरण की बात करें तो भले ही डुओमिंग बेहद रहस्यमय है और उसने मुखौटा पहन रखा है, लेकिन गू किंग जूनियर लगभग अजेय है, इसलिए डुओमिंग वहां काफी बदकिस्मत साबित होगा। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और भीड़ में मौजूद हर कोई ऐसे अनुमान लगा रहा था मानो उन्हें परिणाम का पूरा यकीन हो। आखिर भीड़ इन सभी युवा शिष्यों को जानती थी, जिनमें से अधिकतर यांगजो शहर से आए थे और उनकी खूबियों और कमियों को अच्छी तरह समझती थी। लेकिन उत्तरी मंच पर डुओमिंग ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उसने मुखौटा पहन रखा था, लोगों ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी। वह रहस्यमय सा लग रहा था। दुर्भाग्य से उसे गू किंग जूनियर से लड़ना था। उसकी हार निश्चित थी। दरअसल गू किंग जूनियर ची स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। ची स्तर के बहुत कम साधक थे जो उससे लड़कर जीत सकते थे। उसके असली प्रतिद्वंद्वी ज्यादातर लिंगची स्तर के ही थे। गू किंग जूनियर इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध भी था, इसलिए डुओमिन के लिए गू किंग जूनियर को हराना असंभव था। भीड़ की भविष्यवाणियां भी काफी सटीक निकली। वेन शिन ने नालैन फैन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और हार मान ली। हालांकि मान सम्मान और प्रतिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन नालैन फैन के सामने हार मानना शर्म की बात नहीं थी। नालैन फैन से लड़ना निश्चित रूप से मृत्यु के समान था। पूर्वी और पश्चिमी चरणों में धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे थे और दर्शकों की भविष्यवाणियां हर बार सही साबित हो रही थी। लिन वू, विन फैंग और फैन कियान अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचने ही वाले थे। केवल उत्तरी चरण का मुकाबला ही चल रहा था और उसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। गू किंग जूनियर की नजरों में डुओमिन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह उसे साधना के मार्ग में कुचलने वाली चींटी के समान समझता था। गू किंग जूनियर अपने प्रतिद्वंदी को हराने की बजाय अन्य चरणों की लड़ाइयों को देखता रहा। आखिरकार वह जब चाहे अगले दौर में जा सकता था, इसलिए वह अपने अगले प्रतिद्वंदियों की युद्ध शैलियों से परिचित होना चाहता था। मैं नालैन फैन से नहीं लड़ूंगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में मेरा उससे सामना नहीं होगा। लिन वू और वेन फैन को हराना बहुत आसान होगा। जहां तक फैन कियान की बात है, ऐसा लगता है कि हाल ही में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन मैं उसे भी बहुत जल्दी हरा दूंगी। अगर मुझे इन तीनों से लड़ना पड़ा तो जीत तो बिल्कुल आसान होगी। गू किंग जूनियर गहरी सोच में डूबा हुआ था और अगले दौरों के बारे में सोचते हुए ऐसा व्यवहार करता रहा मानो चांदी का मुखौटा पहने वह युवक अस्तित्व में ही न हो। अंततः फैन कियान ने अपने प्रतिद्वंदी नालैन झू का गला पकड़ लिया। नालैन झू लड़ना नहीं चाहती थी और उसने हार मान ली। सबकी निगाहें उत्तरी मंच पर टिकी थीं। ये खत्म हो गया, कितनी जल्दी, भीड़ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे पहला दौर अब समाप्त होने वाला है। गू किंग, समय बर्बाद करना बंद करो, गू कबीले के मुखिया ने उदासीनता भरे लेकिन थोड़े घमंडी लहजे में कहा, मानो गू किंग जब चाहे तब युद्ध समाप्त कर सकता हो।
ठीक है, मैं कुल प्रमुख के आदेशानुसार करूंगा, गू किंग जूनियर ने उत्तर दिया। फिर उसने चांदी के मुखौटे से अपनी पहचान छुपाए हुए लिन फैंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यहां से खुद नीचे उतर जाओ, तुम लड़ने लायक नहीं हो। लिन फैंग ने अपने चांदी के मुखौटे को छुआ, उसकी आंखें और चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे के भाव देखना नामुमकिन था। लिन फैंग भी गू किंग जूनियर को नजरअंदाज कर रहा था। उसने लड़ने की जल्दी नहीं की थी और बाकी लड़ाइयों को देख रहा था। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गू किंग जूनियर बेहद घमंडी था और लड़ने के बजाय उसने लिन फैंग को मंच से उतरने को कह दिया था। लिन फैंग उन साधकों से अच्छी तरह वाकिफ था जो खुद को अछूत समझते थे, दूसरों को सम्मान नहीं देते थे, बल्कि बदले में सम्मान की मांग करते थे। ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग थे। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां से नीचे उतर जाओ, तो दफा हो जाओ। अगर तुम खुद नीचे नहीं उतर सकते तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। गू किंग जूनियर ने देखा कि लिन फैंग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और फिर उसने भौहें चढ़ा ली। शक्तिशाली कुलों के प्रतिभाशाली व्यक्ति उन साधकों को तुच्छ समझते थे जो स्वयं को प्रतिभावान तो मानते थे, लेकिन शक्तिशाली कुलों जैसे प्रतिष्ठित कुल से संबंध नहीं रखते थे। मजबूत समर्थन के बिना उन्हें मामूली लाभ के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती थी। एक साधक शक्तिशाली कुल से संबंध न रखते हुए महान प्रतिभा का धनी कैसे बन सकता था? डो मिंग जैसे लोग जो शक्तिशाली कुल से संबंध नहीं रखते थे, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती थी और उनका कुल उन्हें कभी भी त्याग सकता था। यही कारण है कि गू किंग जूनियर ऐसे साधकों को तुच्छ समझता था और उन्हें महत्वहीन मानता था। मैंने अभी तक अपना इरादा नहीं बदला है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाओ और यहां से दफा हो जाओ, लिन फैंग ने घृणा से भरी आवाज में कहा। उसके इन घृणा भरे शब्दों को सुनकर भीड़ में मौजूद हर कोई चौंक गया। कुछ लोग मुस्कुराते हुए बोले, क्या सच में वह पागल हो गया है? कियू लैन हंस नहीं रही थी। उसे लगा कि लिन फैंग बहुत रहस्यमय, लगभग जादुई है। टूर्नामेंट में बाकी लोगों की तुलना में वह बेहद ताकतवर लग रहा था। उसने देखा था कि कैसे लिन फैंग ने वो शियाओ को सिर्फ एक ही वार में ढेर कर दिया था। गू किंग जूनियर, आशा है तुम मरने के लिए तैयार हो, फैंग कियान चिल्लाया, जो उत्तरी मंच पर हो रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। वह समझ चुका था कि गू किंग जूनियर का व्यवहार उसकी मृत्यु का ही कारण बनेगा। लिन फैंग से सबक सीखने के बाद वह काफी परिपक्व हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लिन फैंग को जितना कम सम्मान दिया जाता, उतनी ही कम दया वह दिखाता। उस क्षण गू किंग जूनियर का चेहरा बदल गया था और वह अब सहज नहीं लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन फैंग ने उससे क्या कहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवक जो उसके जैसे शक्तिशाली कुल से नहीं था, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वह क्यों इस स्तर के सभी शिष्यों में गुकुल का दूसरे स्थान का शिष्य था। गुकुल के सभी सदस्य उसे अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली शिष्य मानते थे। इसे खत्म कर दो, गू किंग सीनियर ने ऊंची लेकिन शांत आवाज में कहा, जिससे सब कांप उठे। लिन फैंग की हार तो तय थी, लेकिन गू किंग सीनियर का मतलब था कि गू किंग उसे वहीं मार डाले। ठीक है, गू किंग जूनियर ने कहा, जिसने देखा कि उसके पिता, जो कुल प्रमुख भी थे, बेहद क्रोधित हो गए थे। वे तुरंत अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने लगे। वे लिन फैंग को आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं देने वाले थे। जहरीली मुट्ठी, गू किंग जूनियर चिल्लाया। उसकी मुट्ठी से सीटी जैसी आवाज निकल रही थी और वह हवा को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़ रही थी मानो वह वातावरण को टुकड़ों में बिखेर रहा हो। लेकिन लिन फैंग पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। जिस क्षण विषैली मुट्ठी उस तक पहुंचने ही वाली थी, उसके शरीर के सामने एक तेज रोशनी चमकी। तलवार इतनी तेज गति से चली कि किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और सब कुछ स्थिर हो गया हो। भीड़ में किसी ने भी नहीं देखा कि क्या हुआ था या गू किंग जूनियर ने हिलना डुलना क्यों बंद कर दिया था। अचानक गू किंग जूनियर का शरीर जमीन पर जोर से गिरा और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर लुढ़कने लगा। भीड़ पूरी खामोशी से देखती रही। उत्तरी मंच पर पड़े गू किंग जूनियर के शव को भीड़ देख रही थी। उसे एक ही वार में मार डाला गया था, जो इतना तेज था कि कई लोग केवल लिन फैंग को अपनी तलवार म्यान में रखते हुए ही देख पाए। शक्तिशाली और बलवान गू किंग को न केवल एक ही वार में मार डाला गया था, बल्कि पलक झपकते ही उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। वो तलवार कितनी तेज, कितना कुशल। भीड़ में से एक आदमी ने मुंह खोलकर लगभग लार टपकाते हुए कहा। इतनी तेजी से हुई हलचल को देखकर भीड़ यह नहीं समझ पाई कि क्या हुआ था। भीड़ यह नहीं देख पाई कि इस रहस्यमय नकाबपोश शिष्य ने किस तरह की तलवारबाजी का कौशल दिखाया था। उन्हें बस इतना पता था कि यह सब अत्यंत तेजी और सटीकता से हुआ था। तलवार जितनी तेजी से प्रकट हुई थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई थी। केवल वही व्यक्ति जिसने अपने कौशल को पूर्णता तक निखारा हो, इतने सटीक हमले कर सकता था। उसकी तलवार एक फुर्तीली परछाई की तरह लग रही थी जो भीड़ की निगाहों से बच रही थी। भीड़ लिन फैंग को देख रही थी और उस पल के बारे में सोच रही थी जब उन्होंने कुछ चमकते हुए दृश्य को देखा था। उसने स्पष्ट रूप से उस क्षण में तलवारबाजी का कोई कौशल इस्तेमाल किया था और उससे विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ था। वह गू किंग जूनियर को आसानी से मार गिराने में सक्षम था। अद्भुत। फैंग कियान लिन फैंग को अवाक होकर देख रहा था। उसने कल्पना की कि अगर वह लिन फैंग से लड़ रहा होता तो क्या होता। उसका सिर धड़ से अलग होने से पहले उसे तलवार का पता भी नहीं चलता। भले ही पिछले दिन की घटना ने उसके विचारों को बदल दिया हो और उसे और अधिक दृढ़ और सम्मानजनक बना दिया हो, लेकिन कुछ और वर्षों की साधना के बाद भी वह अपने सामने खड़े लिन फैंग का सामना नहीं करना चाहता। गू किंग सीनियर युद्ध के मैदान को देखते हुए खड़े हो गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और गुस्से से उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। युद्ध के मैदान पर अपने बेटे के धड़ से अलग हुए शव को देखते हुए उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया। गू किंग जूनियर मर चुका था। गू वंश के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक की मृत्यु हो गई थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था।
गु किंग सीनियर लिन फैंग से दिल से नफरत करते थे। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? गु किंग सीनियर ने गरजती हुई आवाज में कहा, जिससे सबकी धड़कनें तेज हो गईं। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और भयंकर क्रोध में डूबे गु किंग सीनियर की ओर देखा। लिन फैंग की आंखें एकदम काली हो गई थीं और फिर उसने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं करना चाहिए था और उसे मुझे मार डालने देना चाहिए था? आप कितने मूर्ख हैं। ये शब्द सुनकर गु किंग सीनियर चुप रहे। वे सचमुच चाहते थे कि गु किंग जूनियर लिन फैंग को मार डाले, भला वे लिन फैंग को गु किंग जूनियर को मारने से कैसे रोक सकते थे? जीवन में अपने जीवन की रक्षा करना एक सिद्धांत है। गु किंग जूनियर गु वंश का सदस्य था, इसलिए वे चाहते थे कि गु किंग जूनियर लिन फैंग को मार डाले। हालांकि लिन फैंग द्वारा गु किंग जूनियर की हत्या भले ही जायज हो, उनकी नजर में फिर भी एक अपराध था। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे, गु किंग सीनियर ने उदासीन स्वर में कहा। उन्होंने अपने जानलेवा इरादे को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। भीड़ ने ये शब्द सुनकर लिन फैंग पर दया की। भले ही वह बेहद शक्तिशाली था और गु वंश के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम था, लेकिन गु वंश उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। मेरा नाम डुओमिंग है, लिन फैंग ने गु किंग सीनियर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। फिर वह मंच से नीचे उतर गया और उसकी आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी, अगर तुम्हारे गु वंश का कोई भी सदस्य मुझसे भिड़ा तो मैं इस अखाड़े को उनके सिर से सजा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग के शब्दों से भीड़ स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने सीधे शक्तिशाली गु कबीले को चुनौती दी हो और उनके मुंह पर थूक दिया हो। उसकी बातें पागलपन भरी लग रही थी, हद से ज्यादा पागलपन। साथ ही उसका अहंकार भी असहनीय था। वह एक साधारण युवक था और उसने आश्चर्यजनक रूप से विशाल और शक्तिशाली गु कबीले को धमकी देने की हिम्मत की। उसने कहा कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वह उसे मार डालेगा। वह पूरे गु कबीले को चुनौती दे रहा था। वह उसके सभी सदस्यों को चुनौती दे रहा था। जाहिर है गु कबीले के सभी युवा सदस्य जिन्होंने उसकी बात सुनी, वे गुस्से से भड़क उठे और क्रोध में अपशब्द कहने लगे। हालांकि उनके मुंह से निकले शब्द उग्र थे, फिर भी उनमें से कई बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वे कभी उसके रास्ते में न आए। उसने एक ही वार में गु किंग जूनियर को मार डाला था। गु कबीले में लिंगची स्तर के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी को डर था कि कोई भी लिन फैंग का सामना करके उसका सिर बचाकर नहीं लौटेगा। सबसे अच्छा यही होगा कि लिन फैंग गु कबीले के किसी शक्तिशाली सदस्य जैसे गु यान से लड़े, ताकि वह गु किंग जूनियर की मौत का बदला ले सके। गु यान की शक्ति को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं था। वह लिंगची स्तर का साधक था। लिन फैंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वह मुझे मिल गया तो उसकी मौत भयानक और क्रूर होगी। गु यान ने गु कबीले के अन्य सदस्यों के बीच खड़े होकर लिन फैंग को ठंडी जानलेवा निगाहों से देखते हुए कहा। वह उसे मार डालेगा और कबीले की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उसे यातनाएं देगा। पहला दौर बहुत कम समय में समाप्त हो गया था। टूर्नामेंट में अब 20 प्रतिभागी बचे थे। प्रत्येक चरण में 2 और मुकाबले होने थे, जिसके बाद 10 प्रतिभागी शेष रह जाएंगे। इस दौर में लिन फैंग का मुकाबला गु कबीले के किसी सदस्य से नहीं था। उनका मुकाबला नालैन कबीले की एक अद्भुत और उत्कृष्ट सदस्य नालैन चेन से होने वाला था। अगर तुम लड़ सकती हो तो लड़ लो, अगर लड़ने का मन नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दो, नालैन फैंग ने नालैन चेन से कहा और फिर उत्तरी मंच की ओर देखते हुए घमंड से खुद को दूसरों से बहुत ऊपर दिखाने लगी। ठीक है, नालैन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह अपनी शक्ति को परखने के लिए उत्सुक था। भले ही वह गु किंग जूनियर जितना प्रसिद्ध और लोकप्रिय नहीं था, लेकिन वह भी नौवेची स्तर पर था। उसे लगता था कि गु किंग जूनियर की प्रतिष्ठा अनुचित थी। उसे लगता था कि गु किंग जूनियर ने लिन फैंग को कम आंका था, जिसके कारण उसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। इस बार नालैन चेन निश्चित रूप से लिन फैंग को हराएगा और प्रसिद्धि हासिल करके उसके साथ आने वाला रुतबा और सम्मान प्राप्त करेगा। लिन फैंग, जिसका चेहरा अभी भी नकाब से ढका हुआ था, नालैन फैंग को बर्फीली निगाहों से घूर रहा था। अगर लड़ना मुमकिन है तो लड़ो, वरना आत्मसमर्पण कर दो। इसका क्या मतलब था? लिन फैंग उस रात की घटना को भूला नहीं था जब नालैन कबीले ने अपने सदस्यों को उसका पीछा करने और उसे मारने के लिए भेजा था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसने नालैन फैंग को अपनी मेज पर बैठने से मना कर दिया था। मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं तुम्हें हरा दूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरा कुल अन्य कुलों की तुलना में कितना प्रतिष्ठित और शक्तिशाली है। नालैन चेन ने लिन फैंग को घूरते हुए और लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहा। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह देखना चाहता था कि नालैन वंश वास्तव में कितना शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है। दिव्य भुजा की आत्मा। हालांकि नालैन चेन नालैन कबीले की प्रतिष्ठा की रक्षा करना और उसे और भी प्रसिद्ध बनाना चाहता था, फिर भी उसने लिन फैंग पर नरमी बरतने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके पीछे एक विशाल और मांसल भुजा वाली आत्मा प्रकट हुई, जो आकाश की ओर ऐसे फैली हुई थी मानो स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही हो। नालैन परिवार से सीधे रक्त संबंध रखने वाले ही उस दिव्य भुजा की शक्ति को धारण कर सकते हैं। कितना अद्भुत! ऐसा कहा जाता है कि दिव्य भुजा आत्मा अपने स्वामी को देवता के समान शक्ति प्रदान कर सकती है। भला कोई इतनी शक्तिशाली आत्मा के स्वामी को कैसे पराजित कर सकता है? एक ही मुक्के से उसका प्रतिद्वंदी मारा जाएगा। क्योंकि उसने अपनी दिव्य भुजा आत्मा को मुक्त कर दिया था, इसलिए नालैन चेन बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने लिन फैंग पर एक निर्मम आश्चर्यजनक हमला किया। दिव्य पंच! नालैन चेन चिल्लाया। उसका मुक्का अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था, लेकिन मुट्ठी के चारों ओर फैली आभा हवा में फैलकर वातावरण को चीर रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक मौलिक शक्ति थी। कितनी शक्तिशाली! तो यह उस दिव्य भुजा आत्मा की शक्ति है जो केवल नालैन वंश के सदस्यों के पास ही हो सकती है। नालैन चेन न केवल नौवेची स्तर पर है, बल्कि वह मौलिक शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई।
लिन फैंग मुके में समाहित प्रबल ऊर्जा से घिर गया था और उसके चारों ओर हवा विकृत हो रही थी। एक मुके की छाया ने पूरे आकाश को ढक लिया था। तुम मरना चाहते हो? लिन फैंग ने कहा। हवा में एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी चमकी। प्रकाश की चमकदार किरणें वातावरण में फैल गईं। एक ही बार में विशाल मुट्ठी की छाया पूरी तरह से गायब हो गई। वहां केवल लिन फैंग की तलवार का तेजस्वी प्रकाश था, जो इस समय बेहद शानदार लग रहा था। ना लैन चेन के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने लगातार मुके बरसाए, जिससे हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। उसने पहले वार के विफल होने की स्थिति में वारों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी थी। मरना। लिन फैंग ने सिर्फ एक शब्द कहा और ना लैन चेन को लगा जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा गया हो। तलवार से अचानक एक प्रचंड प्रकाश निकला। वह वातावरण को चीरता हुआ ना लैन चेन के गले में जा घुसा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर जोर से गिरा और उसका सिर बस थोड़े से मांस से जुड़ा हुआ था। उसकी गर्दन में एक बड़ा छेद हो गया था। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं और पूरी तरह सदमे से भरी हुई थीं। ना लैन वंश की दिव्य भुजा आत्मा महान चमत्कार करने में सक्षम थी, लेकिन लिन फैंग की तलवार भी महान कार्य करने में सक्षम थी। तलवार का वार शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोगकर्ता उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब भीड़ ने ना लैन चेन के शरीर को गिरते देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रहे थे। पहले की तरह एक ही वार उसके प्रतिद्वंदी को मारने के लिए काफी था। नालान कबीले की मुखिया नालान शियोग भी दहशत से कांप रही थी और लिन फैंग को घूर रही थी। तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। तुमने तो नालैन कबीले के एक सदस्य को मारने की हिम्मत दिखाई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद नालैन फैंग ने ये शब्द बेहद जोर से और गुस्से में लिन फैंग की ओर चिल्लाते हुए कहे। लिन फैंग ने सिर उठाकर नालैन फैंग की ओर देखा। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे तुम्हारे नियम समझ आ गए हैं। नालैन कबीले के सदस्यों को दूसरों को मारने की अनुमति है, लेकिन दूसरों को तुम्हारे कबीले के सदस्यों को मारने की अनुमति नहीं है। तुम सचमुच हद से ज्यादा बेशर्म हो। तुम, नालैन फैंग ने गुस्से से कहा और फिर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब दे या नहीं। बस इंतजार करो जब तुम मुझसे लड़ोगी, नालैन फैंग ने उदास होकर कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। लिन फैंग ने नालैन फैंग की बात को अनसुना कर दिया, तुरंत मुड़कर मंच से नीचे उतर आया। उसे बच्चों से बेकार की बातें करने का मन नहीं था। डुआमिंग, जब वह अपनी तलवार चलाता है तो वह एक विजेता की तरह दिखता है। सभी लोग लिन फैंग को देख रहे थे और ईर्ष्या से आहें भर रहे थे। केवल कोई निर्भीक या बेहद बहादुर व्यक्ति ही लिन फैंग को फिर से उकसाने की हिम्मत कर सकता था। जो लोग अभी तक बाहर नहीं हुए थे वे भी चिंतित दिख रहे थे। वे सब आहें भर रहे थे और आशा कर रहे थे कि उन्हें उससे लड़ना न पड़े। यही उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती। वह व्यक्ति एक ही झटके में जान ले सकता था और उससे लड़ते समय उसके हमले से पहले हार मानने का कोई मौका नहीं था। दूसरा दौर बहुत जल्दी समाप्त हो गया और केवल 10 लोग बचे थे। 10 लोग बचे, 5 चरण। एक और दौर काफी होगा। थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम तीसरे दौर के साथ आगे बढ़ेंगे, मंच पर कदम रखते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की। भीड़ थोड़ी निराश थी। वे अगले मुकाबले देखने के लिए बेताब थे। अब सिर्फ 10 लोग बचे थे। सभी कुलों के मुख्य प्रतिनिधि बचे हुए शिष्यों में शामिल थे। लिन कुल के अभी भी 2 प्रतिभागी थे। सभी उम्मीदों के विपरीत गु कुल का केवल एक ही व्यक्ति बचा था। बचे हुए लोग टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि सबकी निगाहें नकाबपोश शिष्य लिन फैंग पर टिकी थीं। बचे हुए खिलाड़ियों की ताकत को देखते हुए ये दौर शानदार होना चाहिए। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ना लिन फैंग, लिन कियान और वेन जियान सबसे ताकतवर होने चाहिए। फिर गु कुल की गु यान और कियू लैन है। इसके बाद लिन कुल के लिन होंग हैं, जो लिंग ची स्तर तक पहुंच चुके हैं। जहां तक बेहद ताकतवर लेकिन घमंडी डुओमिंग की बात है, तो जो लोग लिंग ची स्तर तक नहीं पहुंचे हैं वे उसे हरा नहीं पाएंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे 7वीं रैंक मिलनी चाहिए। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वह अगले दौर में पहुंच सकता है। भीड़ आगामी रैंकिंग पर चर्चा कर रही थी। सभी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। ये अनुमान काफी सटीक होने चाहिए। अगर डुओमिंग लिंग ची स्तर तक पहुंचने वालों के ठीक बाद रैंकिंग हासिल कर लेता है तो यह असाधारण से भी बढ़कर होगा। अंतिम 10 खिलाड़ियों को पिछली लड़ाइयों से उबरने और खुद को संभालने का मौका देने के लिए छोटा सा विराम दिया गया। पिछली लड़ाइयों में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने तीसरे दौर की शुरुआत की घोषणा कर दी। आगामी मुकाबलों को लेकर दर्शक उत्साह से भरे हुए थे। इस दौर के लिए क्वालिफाई करने वाले 10 लोगों में से 6 लिंगची स्तर के थे। डुओमिंग उनके जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद ताकतवर था। केवल 3 लोग ऐसे थे जिनमें दर्शकों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए ज्यादातर मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले थे। यह एक मनोरंजक शो होने वाला था। कुछ स्टेज ऐसे थे जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक पर लिंगची स्तर के 2 प्रतिभागी आपस में भिड़ने वाले थे, कियू लैन और लिन होंग। दूसरा मुकाबला जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया वह था गु यान और डुओमिंग का। बाकी 3 मुकाबले उतने दिलचस्प नहीं थे। ना लिन फैंग, लिन कियान और वेन जियांग ने तुरंत अपना मुकाबला खत्म कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। दर्शकों की भविष्यवाणियां लगभग पूरी तरह सही साबित हुई। ना लिन फैंग और लिन कियान का सामना करने वालों ने तुरंत हार मान ली। वेन जियांग फैंग कियान से लड़ रहा था। फैंग कियान ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वेन जियांग ने 3 ही वार में आसानी से मुकाबला जीत लिया। एक जोरदार प्रहार से फैंग कियान मंच से बाहर जा गिरा। वेन जियांग ने फैंग कियान से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। लिंग ची स्तर के साधक और ची स्तर के साधक के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर वे लड़ते हैं तो परिणाम आमतौर पर स्पष्ट होता है। इस समय दर्शक कियू लैन और लिन होंग के बीच हो रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। दर्शक दोनों को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे और इस लड़ाई का विजेता कौन होगा यह अभी स्पष्ट नहीं था।
उत्तरी मंच पर गुयान बर्फीली ठंडी निगाहों से लिन फैंग को घूर रहा था और उसकी आंखों में हत्या का भाव साफ झलक रहा था। उसके चेहरे पर खूनी नजर और शैतानी मुस्कान थी। क्या ही किस्मत थी, आखिरकार उसे लिन फैंग से लड़ने के लिए चुना गया था। अगर लिन फैंग ने हार नहीं मानी तो गुयान उसे मार डालेगा और गु किंग जूनियर की मौत का बदला लेगा। वह लिन फैंग से इतनी नफरत करता था कि उसे अपनी हड्डियों तक महसूस हो रहा था। अगर लड़ने से डरते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हम जैसे सम्मानित साधकों को शर्मिंदा मत करो, गुयान ने लिन फैंग को व्यंग्य भरी निगाहों से देखते हुए कहा। लिन फैंग हमेशा की तरह शांत और स्थिर खड़ा था। फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें मुझे लड़ाई के लिए उकसाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मेरा तुमसे भागने का कोई इरादा नहीं था। हे, लिन फैंग की ये बात सुनकर गुयान शैतानी हंसी हंस पड़ा। उसने लिन फैंग को इतना गुस्सा दिला दिया था कि वो लड़ने को तैयार हो गया था और ये भी पक्का कर लिया था कि वो गुयान से बदला लिए बिना हार नहीं मानेगा। उसने ये सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतनी आसानी से उसकी चुनौती स्वीकार कर लेगा। कितने अज्ञानी हो तुम, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लिंगची स्तर तक पहुंचने का क्या मतलब होता है। मुझमें और तुम में बहुत बड़ा अंतर है, गुयान ने ठंडी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। उसने अपनी आत्मा को भी मुक्त नहीं किया क्योंकि इससे लिन फैंग डरकर भाग सकता था और लड़ाई छोड़ सकता था। इसके तुरंत बाद गुयान धीरे धीरे लिन फैंग की ओर बढ़ने लगा। उस समय लिन फैंग और उसके बीच लगभग 10 कदम की दूरी रह गई थी। तभी उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। लिन फैंग की दिशा में एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और धरती को इस हद तक घेर लिया कि उस समय लिन फैंग को देखना असंभव था। तुमने मुझे और मेरे कबीले के सदस्यों को उकसाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम मरोगे, गुयान चिल्लाया। तीव्र शक्ति की दूसरी लहर लिन फैंग की ओर बढ़ रही थी। भले ही लिन फैंग पहले हमले को सहन न कर पाए, वह उसे हर हाल में मार डालेगा। वह किसी भी कीमत पर लिन फैंग को मारना चाहता था। वह लिन फैंग को इस अखाड़े से जिंदा नहीं जाने देगा, अन्यथा गु वंश के सर्वश्रेष्ठ युवा शिष्य के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और गु वंश के लिए यह एक अपमान होगा। जिस क्षण उसका शक्तिशाली हमला लिन फैंग के शरीर पर टकराने ही वाला था, गुयान पहले से ही क्रूर मुस्कान लिए हुए दर्द भरी चीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी क्षण पहले जैसी ही तेज रोशनी वातावरण में फैल गई और पूरे आकाश को भर दिया। गुयान के हमले की ऊर्जा कागज की तरह फटने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण गायब हो जाएगी। मर जा, गुयान ने अप्रभावित दिखते हुए जोर से चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही पिछली लहर में और अधिक बल डाल दिया जो ढहने वाली लग रही थी। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि मानो पहाड़ों को गिरा दे और समुद्रों को उलट दे। ये हमला लिंगची स्तर तक पहुंच चुके प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। मैंने मना कर दिया। धमाका, जिस आवाज ने जोर से मैं इनकार करता हूं कहा, वह शांत और उदासीन लग रही थी। अचानक एक तलवार जैसी ऊर्जा प्रकट हुई और ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को भी भेद सकती हो। गुयान की ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। केवल तलवार का प्रकाश ही बचा था जो ब्रह्मांड में हर चीज से ऊपर प्रतीत हो रहा था। लिंगची परत, गुयान ने पीले पड़ते हुए कहा। वह यह अनुमान कैसे नहीं लगा पाया कि लिन फैंग अपनी असली ताकत छिपा रहा होगा। वह बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। तलवार वीरान लग रही थी और उससे मौत की गंध आ रही थी। उससे एक बेहद ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जिसमें अदम्य विनाशकारी शक्ति समाई हुई थी। वह तलवारधारी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीत रहा था। उसकी शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। तलवार अचानक अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के साथ बाहर निकली। ऐसा लगा मानो वह अपने आसपास की हर चीज को भस्म कर रही हो। अच्छा नहीं, डर से पीला पड़ चुके गु किंग सीनियर चिल्लाए। वे खड़े तो हुए लेकिन लगता था कि बहुत देर हो चुकी थी। गुयान तो शुरू से ही कह रहा था कि वह लिन फैंग को एक ही वार में मार डालेगा। उसके अचानक और तेजी से किए गए हमले से उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। उस समय वह पलटवार करने में असमर्थ था और तलवार के हमले को रोकने में तो और भी ज्यादा असमर्थ। स्विश, गुयान के गले से खून की धारा बह निकली। लिंगची स्तर तक पहुंच चुके गुयान बेजान होकर अखाड़े के फर्श पर गिर पड़े। उनका सिर लुढ़कता चला गया। यह भी पहली बार था कि इस टूर्नामेंट में लिंगची स्तर के किसी साधक की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु एक ही प्रहार में हो गई थी। उसी क्षण गुकुल के सभी सदस्य खड़े हो गए। वे हताशा से लिन फैंग को देख रहे थे। वे क्रोध और भय से कांप रहे थे। अपने कुल के उज्जवल भविष्य को मंच पर बिखरा पड़ा देखकर वे बेहद निराश हो गए थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, गु किंग सीनियर इतनी जोर से चिल्लाया कि लोगों के कान दुखने लगे। नालैन शियोन ने भौहें चढ़ाकर कहा, गु कबीले के मुखिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप भूल गए हैं कि यह टूर्नामेंट नालैन कबीले द्वारा आयोजित किया गया है? गु किंग सीनियर नालैन शियोन को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक मामूली कीड़े को हटाने में उनके रास्ते में खड़ा होगा। आखिरकार उन्होंने असंतोष से आह भरी और बैठ गए। हालांकि जिस तरह से गु किंग सीनियर लिन फैंग को देख रहे थे उससे साफ था कि वे उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। क्या गुयान मर गया? क्या पहले वाले की तरह एक ही वार में? क्यूलेन और लिन होन के बीच लड़ाई देख रहे कई लोग चौंक गए। नालैन शियोंग और गु किंग सीनियर के चिल्लाने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ। जब उन्होंने गुयान का धड़ से अलग हुआ सिर देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। कई लोगों को इस बात का अफसोस था कि वे इतनी शानदार लड़ाई देखने से चूक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लड़ाई इतनी रोचक होगी और लिंगची स्तर का एक युवा शिष्य मारा जाएगा, वह भी बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय युवक डुओमिंग के हाथों। हम सभी ने निर्णय लेने में गलती की है। डुओमिंग ने भी लिंगची परत को पार कर लिया है। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसकी ताकत ही उसे अगले दौर में पहुंचने में सक्षम बनाती है।
न सिर्फ भीड़ ने ऐसा सोचा, बल्कि मंच से उतरते हुए लिन फैंग की पीठ को देखते हुए न लेन शियोंग के मन में भी यही विचार आया। ये युवक अपनी तलवार से एक ही वार में ची स्तर के साधकों को हरा सकता था और साथ ही लिंग ची स्तर के साधकों को भी एक ही प्रहार में पराजित कर सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इससे पहले किसी ने भी उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया था। उसी क्षण दूसरा मुकाबला भी समाप्त हो चुका था और क्यू लेन ने उसे जीत लिया था। उसने लिन हॉन को हराया था। उस समय अगले दौर के लिए चुने गए सभी लोगों के नाम पता चल चुके थे, ना लेन फैंग, लिन कियान, वेन जियान, क्यू लेन और डुओमिंग। एक शक्तिशाली कुल से संबंध न रखने वाले दो लोगों, क्यू लेन और डुओमिंग ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली थी। वू कुल का अब कोई भी प्रतिभागी नहीं बचा था और उनके दो शीर्ष शिष्यों का लिन फैंग ने सिर कलम कर दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से थोड़े विराम की घोषणा की। चौथा दौर, लिन कियान इंतजार कर सकती है, ना लेन फैंग वेन जियान से लड़ेगी और क्यू लेन डुओमिंग से लड़ेगी। भीड़ सचमुच उत्साहित थी। आखिरी मुकाबले आखिरकार शुरू होने वाले थे। ना लेन फैंग की शक्ति जाहिर तौर पर अविश्वसनीय थी। हालांकि वेन जियांग ना लेन फैंग और लिन कियान से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि वह पहले ही दूसरे लिंची स्तर को पार कर चुका था। ये मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले थे। वहां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डुओमिंग भी था, जिसने एक ही वार में 3 लोगों को मार डाला था। क्यू लेन के खिलाफ उसका मुकाबला भी शायद वैसा ही होने वाला था। अब जब सबसे शक्तिशाली शिष्यों का चयन हो चुका था, तो मुकाबले अब मुख्य मंच पर होंगे। पहला मुकाबला ना लेन फैंग और वेन जियांग के बीच होने वाला था। वेन जियांग, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन पहले की तरह तुम मुझसे नहीं लड़ोगे, ना लेन फैंग ने बेहद घमंडी लहजे में कहा, मानो कोई राजा अपने नौकर को नीचा दिखा रहा हो, हर चीज और हर किसी के प्रति तिरस्कार का भाव प्रदर्शित कर रहा हो। हाँ, मैं तो दूसरे लिंची स्तर तक पहुंच गई हूँ। तुम तो अभी पहले ही स्तर पर हो, तुम्हें तो हार मान लेनी चाहिए। वेन जियांग ने उसकी बात का खंडन करते हुए कहा, कितना मूर्ख है, ना लेन फैंग ने अपनी आत्मा को मुक्त करते हुए चिल्लाया। तुरंत बाद उसकी दिव्य भुजा आत्मा उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी दिव्य भुजा आत्मा लिन फैंग द्वारा मारी गई ना लेन चेन की दिव्य भुजा आत्मा से थोड़ी भिन्न थी। उसकी दिव्य भुजा आत्मा सुनहरी थी। ऐसा लग रहा था मानो भुजा से निकलने वाली सुनहरी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। केवल स्वर्णिम दिव्य भुजा आत्मा को ही पूर्ण दिव्य भुजा आत्मा माना जा सकता है। ना लेन शियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, 100 वर्षों में ना लेन फैंग एकमात्र ऐसी महिला थी जिनके पास आत्मा जागृत होने पर एक स्वर्णिम दिव्य भुजा आत्मा थी। वह वाकई यांगझोउ शहर की राजकुमारी कहलाने की हकदार है। उनके पास एक सुनहरा दिव्य भुजा है और वह बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखती है। भीड़ राजकुमारी को देखकर कांप उठी और भावुक हो गई। वेन जियांग ने सोचा कि हारना मुमकिन नहीं है और उन्होंने भी अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उनकी पीठ पर एक महान नदी की आत्मा प्रकट हुई। बड़ी बड़ी लहरें लगातार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बह रही थीं। यही वेन वंश की आत्मा थी, महान नदी की आत्मा। इस दुनिया में सचमुच कुछ भी विचित्र नहीं है, लिन फैंग ने योद्धाओं द्वारा छोड़े गए आत्माओं को देखते हुए आह भरी। एक हाथ भी आत्मा बन सकता है, और उससे भी बड़ी बात, वह सोने का भी हो सकता है। नदियां भी आत्मा बन सकती हैं। विभिन्न आत्माओं की संख्या अकल्पनीय थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनकी संख्या कितनी होगी। इस दुनिया में कुछ भी आत्मा बन सकता है। लिन फैंग लिन कियान को देख रहा था। अगर उसकी भविष्यवाणी सही थी तो ना लेन फैंग वह लड़ाई जीत जाएगा और फिर अगले दौर में इंतजार करेगा, जिसका मतलब होगा कि क्यू लेन को हराने के बाद वह लिन कियान से लड़ेगा। लिन फैंग की भविष्यवाणी के अनुसार ना लेन फैंग ने वेन जियांग को लगभग सहजता से हरा दिया, जबकि वह उससे उच्च स्तर पर थी। यह उसकी प्रबल आत्मा के कारण संभव हुआ। शुरुआत से ही ना लेन फैंग ने केवल एक ही कौशल का इस्तेमाल किया था, दिव्य प्रहार। लेकिन ना लेन चेन की तुलना में ना लेन फैंग के कौशल कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति धरती को हिला देने वाली थी और उनका हर प्रहार अत्यंत बलशाली होता था। ना लेन फैंग के हर हमले से वेन जियांग कुछ मीटर पीछे हट जाता था। एक समय ऐसा आया जब प्रहार से वह इतना कांप रहा था कि वह बचाव नहीं कर सका और अगले प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसके पास लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची और उसे हार माननी पड़ी। ना लेन फैंग कितनी शक्तिशाली है। वह ना लेन कुल की राजकुमारी है, इसलिए उसका असाधारण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ना लेन फैंग की शक्ति और सुंदरता को देखकर कई लोग भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे वह जय है। वे प्रशंसा और श्रद्धा से भर गए। ना लेन फैंग न केवल बेहद खूबसूरत थी बल्कि बेहद प्रतिभाशाली भी थी। कई लोगों ने कामना की कि काश उनके पास भी ना लेन फैंग जैसी जन्मजात प्रतिभा होती। वे ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि वह आगे कैसे विकसित होगी और भविष्य में कौन कौन सी नई शक्तियां दिखाएगी। दूसरा मुकाबला शुरू होने ही वाला था। लिन फैंग का मुकाबला क्यू लेन से होने वाला था। भीड़ अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी और कई लोग जयकारे लगा रहे थे। हालांकि यह मुकाबला शायद उतना रोमांचक न हो जितना उन्होंने अभी देखा था, फिर भी काफी जोरदार होना चाहिए था। इसके अलावा उन्हें यह नहीं पता था कि डुओमिंग वास्तव में कितना शक्तिशाली है और वे सोच रहे थे कि क्या वह क्यू लेन को हरा पाएगा। लिन फैंग और क्यू लेन एक दूसरे को देख रहे थे और क्यू लेन के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे इस टूर्नामेंट में और लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये मुकाबला छोड़ देती हूँ। आत्मसमर्पण शब्द सुनकर भीड़ दंग रह गई। क्यू लेन ने वार्षिक टूर्नामेंट के आयोजन में भूमिका निभाई थी। उसने प्रतिभागियों के चयन में योगदान दिया था और अब जब उसे डुओमिंग से लड़ना था तो उसने हार मान ली। क्या ऐसा हो सकता है कि डुओमिंग और क्यू लेन पहले भी लड़ चुके हों और क्यू लेन जानती हो कि वह डुओमिंग को हरा नहीं सकती? असमंजस में डूबी पूरी भीड़ यही सोच रही थी। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, चलो अगली लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा।
अंतिम मुकाबले के लिए बचे हुए 3 प्रतिभागी मुख्य मंच पर उतरेंगे। मंच पर अंत तक टिके रहने वाला प्रतिभागी ही विजेता होगा। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि बूढ़ा आदमी पहले उसे और लिन कियान को आपस में लड़वाएगा और फिर अंतिम मुकाबला होगा। उसने यह नहीं सोचा था कि वे सभी एक साथ आमने सामने की लड़ाई में भिड़ेंगे। लेकिन पहले की तरह लिन फैंग मुख्य मंच पर वापस गया और अन्य प्रतिभागियों की ओर बढ़ा, ना ला फैंग और लिन कियान जो अभी अभी मुख्य मंच पर आए थे। वाह, ये तो निर्णायक मुकाबला था। चलिए अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन जीतेगा। ना लिन फैंग को ही जीतना चाहिए। वह बेहद शक्तिशाली है और उसके पास गोल्डन डिवाइन आर्म स्पिरिट है। वह लगभग अजेय है। लिन कियान और डुओमिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। लिन कियान ने अभी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कुछ भी कहना असंभव है। उसने अभी तक अपनी आत्मा को भी मुक्त नहीं किया है। क्या आपको पता है कि लिन कियान के पास कौन सी आत्मा है? मैं उसकी सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि शक्ति से सहमत हूँ। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे तो लगता है कि जीतने की सबसे अधिक संभावना लिन कियान में है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सभी को लग रहा था कि या तो लिन कियान जीतेगी या ना लिन फैंग। किसी को भी नहीं लगता था कि लिन फैंग के जीतने की कोई संभावना है। भले ही अब लिन फैंग को बेहद ताकतवर माना जा रहा था, फिर भी भीड़ का मानना था कि बचे हुए 3 प्रतिभागियों में से केवल 2 ही ऐसे थे जिनके जीतने की संभावना थी। यांगजो शहर की 2 अद्भुत लेकिन अभिमानी महिला साधिकाएं, ना लिन फैंग और लिन कियान। उन दोनों और उस अजीब नकाबपोश युवक के बीच इतना बड़ा अंतर था कि कोई भी उसे महत्व नहीं दे रहा था। तीनों प्रतिभागी मंच पर थीं, हर कोई मंच के एक कोने में खड़ी थी, लेकिन ना लिन फैंग शुरू से ही लिन कियान को घूर रही थी। लिन कियान भी लगातार ना लिन फैंग को घूर रही थी। वे एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी मानो आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे लिन फैंग को भूल गई हो। लिन फैंग ने दोनों लड़कियों को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। वे दोनों उसे मारना चाहती थीं, लेकिन उस समय उन्हें उसकी असली पहचान का पता भी नहीं था और वे उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रही थीं। ना लिन फैंग, तुमने उस रात मुझे जो तकलीफ दी उसका तुम्हें पछतावा होगा। और तुम लिन कियान, तुमने मुझे और मेरे पिता को कबीले से बाहर निकाल दिया। तुम मुझे और मेरे पिता को मारना चाहती थी। बदला लेने का समय करीब आ रहा है। लिन फैंग ने सोचा। उस ठंडे और क्रूर संसार में लिन फैंग को विशेष रूप से वह कोमलता और स्नेह मिला जिसकी वह कदर करता था। कोई भी शत्रुता उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। इस दुनिया में इंसान सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता है। कुछ देर बाद ना लिन फैंग का ध्यान आखिरकार लिन कियान से हटकर ना लिन फैंग की ओर गया। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। तुम काफी शक्तिशाली हो, अगर चाहो तो मेरे कुल ना लिन कुल में शामिल हो सकती हो। तुमने अभी जो कुछ भी किया है उसे मैं भूल सकती हूँ। इसके अलावा मैं समय समय पर व्यक्तिगत रूप से तुम्हें साधना का अभ्यास भी करा सकती हूँ। ना लिन फैंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह अनजाने में ही बेहद घमंडी लग रही थी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह अपने अंदर समाये हुए घमंड को छिपा नहीं पा रही थी। अभी अभी जो कुछ हुआ था और जिसे वह माफ कर सकती थी, उससे उसका इशारा साफ था कि लिन फैंग ने ना लिन चेन की हत्या कर दी थी। तुम मेरी साधना में मदद करना चाहती हो? लिन फैंग ने धीरे से कहा। वह लड़की जो खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझती थी, न केवल आधी घमंडी थी बल्कि पूरी तरह से अहंकारी थी, जैसा कि अपेक्षित था। जी हाँ, मैं खुद आपकी साधना में मदद कर सकती हूँ, ना लिन फैंग ने कहा, जिसे लिन फैंग का असली मतलब समझ नहीं आया था। उसे लगा कि लिन फैंग बहुत सम्मानित महसूस कर रही है। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी और बोली, तुम्हें समझना होगा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। ना लिन कुल में ऐसा अक्सर नहीं होता। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। दरअसल ना लिन फैंग का प्रस्ताव आम लोगों को बहुत लुभाता था। कई आम साधक ऐसे अवसर का सपना देखते। इसके अलावा वह खुद भी बेहद आकर्षक थी और उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। लेकिन यह आम लोगों के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं थी जिससे पता चलता है कि वह कितनी घमंडी थी। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो यह एक सपना होता। अगर मुझे वह सपना भी आता तो भी मैं जागने के बाद मुस्कुराता रहता। राजकुमारी ना लिन स्वयं। भीड़ में मौजूद कई लोग लिन फैंग से ईर्ष्या कर रहे थे और ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। वह सचमुच अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। क्या आम लोगों से भरी भीड़ ही उसका फैसला कर सकती है? क्या लिन फैंग को साधना के लिए ना लिन फैंग की मदद की जरूरत भी थी? ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कोयला देकर हीरा बता रही हो। क्या मुझे बहुत खुश होना चाहिए? लिन फैंग ने मजाकिया और चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। लिन फैंग के मास्क के कारण ना लिन फैंग उसके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पाए। हालांकि उसकी आवाज का लहजा पहले से बदल गया था। ऐसा क्यों नहीं होगा? ना लिन फैंग ने अब पहले से कम मुस्कान के साथ उदासीनता से पूछा। लिन फैंग कुछ पल चुप रही। वह पहले की तरह ही अभिमानी और घमंडी थी। घमंड के मामले में वह दुनिया में सबसे आगे थी। हाँ, ना लिन फैंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सच में इतने बेवकूफ हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ मुझे साधना के मार्ग पर क्या मदद या सलाह दे सकता है। उसी क्षण भीड़ के भीतर से हंसी की आवाज आई। फिर एक आकृति भीड़ के बीच से ऐसे निकली जैसे कोई पौराणिक पक्षी उड़ रहा हो और तुरंत मुख्य मंच पर आ गिरी। वह व्यक्ति बेहद अहंकारी लग रहा था। वह एक ऐसा युवक था जो बेहद राजसी और पहुंच से बाहर प्रतीत होता था। उसका चेहरा बहुत पतला था। वह सिर से पैर तक अहंकार से भरा हुआ था। बाय युआन हाओ, ना लिन फैंग ने हैरानी से कहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, युवक ने ना लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ना लिन फैंग, शाही शहर में तुम एक साधारण इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यांगजो शहर में तुम खुद को राजकुमारी कहोगी।
तुम इतनी घमंडी हो और उससे भी बढ़कर खुद पर हद से ज्यादा संतुष्ट दिखती हो। तुम तो बिल्कुल घटिया नौकरानी हो। चुप हो जाओ, ना लैनफैंग ने बेहद आक्रामक और ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें सस्ती नौकरानी कहा? तो इसका मतलब यही है कि तुम खुद को असली राजकुमारी समझती हो। उस युवक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुस्कुराता रहा। खैर, तुम भी एक निकम्मे कुत्ते के समान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना लैनफैंग ने उसे अपमानित करने की कोशिश करते हुए ठंडे स्वर में कहा। ये कहकर क्या तुम ये स्वीकार कर रही हो कि तुम एक सस्ती नौकरानी हो? युवक ने हंसते हुए कहा, जिससे ना लैनफैंग गुस्से से अकड़ गई। उस समय वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। चुप रहो, अपमान से भड़क उठी ना लैनफैंग चिल्लाए। ये बातचीत सुनकर भीड़ दंग रह गई। यांगजो शहर की राजकुमारी, जो इतनी लोकप्रिय और प्रतिष्ठित थी, उन्हें एक आम आदमी सस्ती नौकरानी कह रहा था। अभी अभी बाहर आया वह युवक तो साफ तौर पर कोई मामूली आदमी था जो बकवास कर रहा था। कितनी गुस्ताखी! तुमने मेरे कबीले, ना लैन कबीले द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आकर इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत की। तुम सचमुच मरना चाहते हो, ना लैन शियोन ने उस युवक को गुस्से से घूरते हुए कहा। चुप रहो कमीने, युवक ने पीछे मुड़ते हुए कहा। फिर उसने गुस्से से भरी ना लैन शियो की ओर देखा और बोला, तुम ना लैन कुल के मुखिया हो, बस इतना ही, और बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। सुन लो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे कुल को आग की तरह पानी में डुबो सकता हूं। ग्र ना लैन शियो गुस्से से इतना भड़क उठा कि मानो पागल हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आदमी इतना बदतमीज होगा। भीड़ पूरी तरह से हैरान थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वे सोच रहे थे कि अचानक प्रकट हुआ ये युवक आखिर कौन है। वह ना लैनफैंग या लिनकियान से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। उसने तो ना लैन कबीले के मुखिया को धमकी देने और उसका अपमान करने की भी हिम्मत की थी। ठीक है, मैं ना लान शियोग देखना चाहता हूं कि तुम मेरे कुल, ना लान कुल को कैसे मिटाओगे। ना लान शियोग मुस्कुराते हुए बोला। अब वह गुस्से में नहीं था। यांगजो शहर में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। वह आदमी हद से ज्यादा उग्र और घमंडी था। पिताजी, क्या आप मुझे आपकी बेटी को उस समस्या को स्वयं हल करने देंगे? ना लैनफैंग ने अचानक अपने पिता से यह सवाल पूछा, जिससे ना लैन शियोग दंग रह गए। उस क्षण वे भय से कांप रहे थे। ना लैनफैंग का मतलब था कि बाई युआन हाओ, तुम शाही शहर में क्यों नहीं हो और यांगजो शहर क्यों आए हो? मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूं, बाई युआन हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत बाद उसने लिन फैंग की ओर देखकर कहा, ठीक है, तुम नीचे आ जाओ। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। बाई युआन हाओ उसे नीचे आने का आदेश दे रहा था मानो वह लिन फैंग का वरिष्ठ अधिकारी हो। लिन फैंग ने बाई युआन हाओ को देखा और हिली नहीं। बाई युआन हाओ ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, अभी के अभी नीचे उतरो, तुरंत उस मंच से नीचे आओ। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे इस तरह नीचे आने का आदेश देकर तुम खुद को क्या समझते हो? लिन फैंग ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। भीड़ को लगने लगा कि हर कोई पिछले वाले से भी ज्यादा पागल होता जा रहा है। वे इतने पागल थे कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। लिन फैंग इन लोगों की नजरों में कोई महत्व नहीं रखता था और आखिरकार वे अब भी उससे नफरत करते थे। वह ये जानना चाहता था कि कौन उससे नफरत करता है और अंत में वह वास्तव में किस पर भरोसा कर सकता है। इससे भविष्य में उसके लिए ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि उसके असली सहयोगी और शत्रु कौन है। मैं क्या करने वाला हूँ? बाई युआन हाओ ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लिए कहा। उसने लिन फैंग पर ताना मारते हुए कहा, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ? क्यू लैन, तुमने जिन लोगों को भेजा है उनमें कोई खास बात नहीं है। उनकी ताकत भले ही औसत दर्जे की हो, लेकिन वे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं। क्यू लैन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर कहा, डुआमिंग, तुम मेरे भाई से नहीं लड़ सकते। तुम्हें कभी भी उससे नहीं लड़ना चाहिए। अभी नीचे उतर जाओ। ठीक है भाई। भीड़ स्तब्ध रह गई। क्यू लैन ने अचानक उस उद्दंड और अभिमानी युवक को भाई कहकर पुकारा। मैं तो बस वार्षिक टूर्नामेंट में भाग लेने आया हूँ, बस इतना ही। मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ। लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन लहजे में कहा और फिर जोड़ा, चाहे मैं उसका प्रतिद्वंद्वी हूँ या नहीं, आप लोग जल्दबाजी में अंतिम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यांगजो शहर जैसी छोटी सी जगह में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझसे, क्यू युआन हाओ से, इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। वाकई हद से ज्यादा दुस्साहस है। क्यू लैन, क्यू युआन हाओ, आपका सरनेम भी क्यू है? ना लैन शियोग ने खड़े होकर बेहद हैरानी से पूछा। आपने सही अनुमान लगाया, मेरा सरनेम भी क्यू है। क्यू लैन और मैं कभी यांगजो शहर के क्यू कबीले के सदस्य थे। एक रात आपने हमारे कबीले क्यू कबीले को गायब कर दिया, जैसे आग पानी में डूब जाती है। क्यू युआन हाओ का चेहरा एकदम ठंडा था और वह गुस्से से ना लैन शियोग को घूर रहा था। उस साल क्यू कबीले का हर सदस्य बेहद शक्तिशाली था। हमारे पास कई प्रतिभाशाली लोग थे। सभी में बहुत दृढ़ मनोबल था। ये यांगजो शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला बन गया था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ना लैन कबीले के मुखिया क्यू कबीले की इतनी शक्ति देखकर आप इतने भयभीत हो जाएंगे। एक रात आपने क्यू कबीले पर अचानक हमला किया, उसके सदस्यों और उनके परिवारों का नरसंहार कर दिया। आपने लगभग सभी को मार डाला और हमारी वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। खून का वह बदला आप भूले नहीं होंगे, है ना? भीड़ भय से कांप रही थी। क्यू युआन हाओ और क्यू लैन अतीत में क्यू वंश के सदस्य थे। भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने क्यू वंश के बारे में सुना था, जो अत्यंत शक्तिशाली था और जीवनदायिनी स्वर्ण आत्माओं पर निर्भर था। क्यू वंश एक अजय धूमकेतु की तरह था, कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका था और वे अत्यंत प्रसिद्ध थे। लेकिन एक रात वे यांगजो शहर से पूरी तरह गायब हो गए।
कुछ लोगों ने सोचा कि पूरा वंश कहीं और चला गया है। कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि उन्हें किसी अज्ञात शत्रु ने मार डाला है। लेकिन भीड़ ने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यू वंश का नालैन वंश द्वारा सफाया कर दिया गया है। उन्होंने न केवल उनका नरसंहार किया था, बल्कि सबूतों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नालैन शियोंग का दिल जोर से धड़क रहा था। वह क्रोध और रोष से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्यू वंश के भी कुछ लोग जीवित बचे होंगे। क्या तुम गवाहों को मारकर चुप कराना चाहते हो? क्यू युआन हाओ ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा और फिर बोला, नालैन शियोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ज्यादा उत्साहित मत हो। तुम्हारा कुल, नालैन कुल, ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मेरे आने और बदला लेने का इंतजार करो। मेरे तुम्हारे कुल का सफाया करने का इंतजार करो। कल या शायद परसों यांगजो शहर में तुम्हारे कुल का नामोनिशान नहीं रहेगा। क्या ऐसा है? मैं देखना चाहूंगी कि तुम हमें, नालान कबीले को, कैसे गायब करने वाली हो। नालान शियोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिताजी। उसी क्षण ना लैनफेंग ने फिर कहा। वह अपने पिता की ओर देखते हुए सिर हिला रही थी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि क्यू युआन हाओ की बातें झूठ नहीं थी। शायद उसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो उसका साथ दे रही थी, वरना ना लैनफेंग इतनी सतर्क न होती। वह उनसे डरी हुई लग रही थी। बाय युआन हाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कभी मुझे छुओगे, ना लैनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें जान से मारने की हिम्मत तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत जरूर करूंगा। आज मैं यांगजो इसलिए आया हूं ताकि अपने कुल, क्यू कुल को फिर से गौरवान्वित कर सकूं और लोगों को समझा सकूं कि तुम्हारा कुल कितना नीच और दुष्ट है। तुम्हारा कुल घिनौना है। देखते रहो, एक दिन मैं यांगजो शहर वापस आऊंगा और उस दिन तुम्हारा कुल मिट जाएगा। क्यू युआन ने गर्व से कहा। ठीक है, तुम तीनों अपनी बचकानी हरकतें जारी रखो। यांगजो शहर के प्रतिभाशाली लोग, हा, कितना हास्यास्पद, कितना मजेदार। अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी ताकत का जरिया मत बनाओ। लिन फेंग ने क्यू युआन हाओ की तरफ देखते हुए कहा और फिर जोड़ा, एक बार टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो तुम्हारी समस्याओं का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। कितने मूर्ख और बेवकूफ हो तुम। खुद को क्या समझते हो? अगर मैं, क्यू युआन हाओ, तुम्हें मारना चाहूं तो मार डालूंगा। तुम्हारे जैसे तुच्छ कुत्ते को अभी भी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुम अपना मुंह बंद नहीं करना चाहते तो यही हमेशा के लिए रहो और यही तुम्हारी कब्र बन जाए। क्यू युआन हाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। एक तुच्छ कुत्ता, अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो। सचमुच अज्ञानता है, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए दुष्ट स्वर में कहा। क्यू लेन और क्यू युआन हाओ के मन में तीव्र घृणा भरी हुई थी। लिन फेंग समझ सकता था कि यह घृणा कहां से आई है, इसलिए उसने उनके प्रति सम्मान दिखाया, लेकिन क्यू युआन हाओ खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और लिन फेंग का अपमान करता रहा और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। ऐसी स्थिति में लिन फेंग के पास उसे और उसकी घृणा को समझने या उसके प्रति दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। यांगजो शहर के प्रतिभाशाली लोगों, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम सब कचरे की ढेर हो, क्यू युआन हाओ ने ढीठ अंदाज में कहा। फिर उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया और तुरंत ही उसका पूरा शरीर सूर्य की किरणों जैसी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। अखाड़े का ऊपरी हिस्सा खुला होने के कारण सूर्य की रोशनी उसकी आत्मा पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी भव्य लग रही थी। भीड़ में मौजूद लोगों की आंखें इस शानदार दृश्य को देखकर दंग रह गईं। उसकी आत्मा नालैन फेंग की सुनहरी दिव्य भुजा आत्मा से भी कहीं अधिक चमकदार थी। वाह, ये तो सचमुच एक स्वर्णिम आत्मा है, कितना अद्भुत, भीड़ ने विस्मय से कहा। उस क्षण क्यू युआन हाओ का शरीर सोने के एक विशाल और अभेद्य पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। ना लैन फेंग, तुमने खुद को प्रतिभाशाली घोषित कर दिया है। तुम बेहद घमंडी हो क्योंकि तुम्हारे पास स्वर्णिम दिव्य भुजा आत्मा है। अब मुझसे मुकाबला करके देखो। क्यू युआन हाओ के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनका पूरा शरीर राजसी लग रहा था, साथ ही उनके चारों ओर फैली सुनहरी आभा। भीड़ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह जय हो। उसने मंच पर जोरदार पैर पटके जिससे सब लोग कांप गए। पूरी भीड़ पहले से ही उसकी ताकत देख सकती थी, लेकिन इतनी दूरी से उसके हमले का असर देखकर उसकी असली ताकत का पता चल गया। अजय स्वर्ण शरीर क्यू युआन हाओ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी और उससे एक जोरदार आवाज निकली। फिर उसने ना लैन फेंग की ओर एक मुक्का मारा जो देखने में घातक प्रतीत हुआ। अजय स्वर्ण शरीर एक ऐसी कला थी जिसे क्यू युआन हाओ ने अनजाने में खोज लिया था। यह जुबान श्रेणी की सबसे निम्नतम कलाओं में से एक थी। इसके अलावा उसकी स्वर्ण शरीर आत्मा के साथ मिलकर ये और भी शक्तिशाली हो गई थी। हमले की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। आत्मा और तकनीक के इस संयोजन के बल पर क्यू युआन हाओ समान शक्ति वाले कई साधकों को मार सकता था। दिव्य प्रहार। जब ना लैन फेंग ने देखा कि क्यू युआन हाओ हमला करने ही वाली है तो उसने भी ऐसा ही किया और जोर से चिल्लाते हुए हमला शुरू कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दिव्य भुजा की शक्ति उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति से कहीं कमजोर होगी। बूम बूम, उद्धरण चिन्ह, शक्ति बनाम शक्ति। पूरा वातावरण कांप रहा था। दो सुनहरे प्रहारों के बीच एक शानदार ऊर्जा प्रकट हुई और हवा को चीरते हुए सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न की। फिर वह एक भयंकर तूफान में परिवर्तित हो गई और वायुमंडल में तेजी से फैल गई। मुझे तुम्हें कुचलने दो। क्यू युआन हाओ के शरीर पर चमकीली सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक अविश्वसनीय शक्ति प्रकट हुई। ना लैन फेंग दर्द से कराह उठी और 10 कदम पीछे गिर गई। अब वह जोर जोर से सांस ले रही थी। वह अभी भी क्यू युआन हाओ को देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडा और घमंडी मुस्कान थी। वह सामान्य रूप से सांस ले रहा था और थकान का कोई संकेत नहीं था। यांगजो शहर की घमंडी और प्रतिष्ठित लड़की उस प्रतिद्वंद्वी के सामने एक भी हमले का सामना नहीं कर सकी। वह पहले ही थक चुकी थी और गिरने ही वाली थी। वह दिव्य प्रहार बहुत शक्तिशाली है। दिव्य प्रहार एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था, लेकिन क्यू युआन हाओ की स्वर्णिम शरीर आत्मा अभी तक पराजित नहीं हुई थी।
यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और अतुलनीय था। तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। इस तरह की मूर्खता केवल यांगझोउ जैसे छोटे शहर में ही संभव है। केवल ऐसे दयनीय स्थान पर ही तुम ये छोटा मोटा खेल खेल सकते हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो, बस इतना ही। फिर उसने मुड़कर लिन फैंग और लिन qian की ओर देखा। इस मंच पर तुम दोनों को होना चाहिए था। मुझे तुम्हें एक बार सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मैं इन सभी लोगों को, इन निकम्मों को ये दिखाना चाहता था कि तुम किस तरह के लोग हो और फिर भी खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। क्यू युआन हाओ बेहद घमंडी और अपनी शक्ति पर अत्यधिक आश्वस्त था। वह यांगझोउ शहर के हर व्यक्ति को निकम्मा और किसी काम का नहीं समझता था। हालांकि उसने न लेन क्यू को एक ही हमले में हरा दिया था, इसलिए उसका इतना घमंडी और अभिमानी होना जायज था। वह युवक वाकई असाधारण प्रतिभा का धनी है। वह एक सच्चा जीनियस और बेहद शक्तिशाली है। भीड़ क्यू युआन हाओ को किसी देवता की तरह देख रही थी। वे उसकी शक्ति को अविश्वसनीय मानते थे। जिस व्यक्ति पर भीड़ को भरोसा था वह क्यू युआन हाओ के हाथों बुरी तरह हार गया। आखिर किस तरह के व्यक्ति के पास इतनी शक्ति थी? 9 बादलों के महाद्वीप में हर कोई केवल शक्तिशाली साधकों का ही समर्थन करता था। तो फिर तुम्हारा क्या तुम यांगझोउ शहर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो? उस क्षण लिन फैंग ने ये शब्द ऐसे कहे मानो उसने सीधे क्यू युआन हाओ के चेहरे पर थूक दिए हों, जिससे भीड़ में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। वह सचमुच बहुत दुस्साहसी था। अचानक क्यू युआन हाओ को अपमानित करने की हिम्मत कर बैठा। क्यू युआन हाओ उदासीन दिख रहा था और उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। फिर उसने कहा, देखो कितनी बहादुरी है। एक बार फिर तुम मेरे छोटे कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो। इस बार मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी गुस्ताखी की सजा के तौर पर मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा और तुम्हारा वह सड़ा हुआ मुंह तोड़ दूंगा। छोटे कुत्ते, सड़ी हुई जबान। मैंने देखा कि तुम्हारी शब्दावली कितनी समृद्ध है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम ही हो जो अपना पूरा जीवन एक छोटे कुत्ते की तरह गुजारते हो। लिन फैंग ने क्यू युआन हाओ पर हंसते और ताना मारते हुए कहा। हालांकि क्यू युआन हाओ की आत्मा शक्तिशाली थी, उसकी ताकत सामान्यतः लिंगची की पहली परत पर ही पहुंचती है, अन्यथा उसके एक क्षण पहले के मुके से न लिन फैंग केवल कुछ कदम पीछे ही हटती। मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्यू युआन हाओ चिल्लाया। उसे दूसरों को गालियां देना पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत उसे दूसरों द्वारा गालियां दिए जाने से थी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और उसने लिन फैंग की ओर छलांग लगा दी।